गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग ओपन चैनल का लेक्चर नंबर 3 पे बात करेंगे। आज यहाँ पे हम लोग डील करने वाले हैं डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस। हो सकता है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन हो सकता है वो एनर्जी इक्वेशन हो, तो डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक, हो सकता है कि आपने जो फ्लूइड मैकेनिक्स टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पे कुछ और इक्वेशन पढ़ी होंगी। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हैं चीज़ें, बिकॉज यहाँ पे ओपन चैनल का टॉपिक है। वहाँ पे हम लोग जो टॉपिक पढ़ते थे वो फ्लूइड मैकेनिक्स था, वहाँ पे पाइप फ्लो पढ़ते थे। बट यहाँ पे क्या है, ओपन चैनल फ्लो है, जो कि आपका रिवर हो सकता है, आपका ड्रेन हो सकता है, जैसे नालियों में पानी जो बहता है, सीवर लाइन हो सकता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। क्लियर? चल, तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन पे। फर्स्ट इक्वेशन जो निकल के आती है, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन। देखिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होती है, इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये किस पे बेस्ड ऑन होती है? कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कंजर्वेशन जो होता है, इसमें हमारा मास कंजर्व रहता है। ठीक है, जितना मास आपका इंटर करता है एक सेक्शन से, उतना ही मास दूसरे सेक्शन से निकलता है। इसे बोलते हैं मास कंजर्वेशन इक्वेशन। तो जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है वो मास कंजर्वेशन पे बेस्ड ऑन होती है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा क्या? एनर्जी इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन किस पे बेस्ड ऑन होती है? ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड ऑन होती है। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो मास कंजर्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। फिर बात करते हैं फॉर स्टेडी फ्लो। पहला जो हमारा एनालिसिस है, पहले स्टेडी को देख लेते हैं, फिर अनस्टेडी को भी देख लेंगे। तो हमारे केस में अगर मान लें मेरा फ्लो जो है स्टेडी फ्लो है, दिस इज स्टेडी फ्लो। कैसा फ्लो है? स्टेडी फ्लो है। तो उस केस में आपका डिस्चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी 0, dq/dt = 0। ये निकल के आ जाता है आपका। ध्यान है कि डिस्चार्ज दोनों सेक्शन पे कांस्टेंट था। जितना डिस्चार्ज यहाँ से निकल रहा था उतना ही डिस्चार्ज यहाँ पे, और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू का आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, सपोज दैट आपको कहा जाए y = 5 है, इसको dy/dx निकाल दो, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि x का कोई टर्म ही नहीं। वही चीज़ x के साथ वेरी नहीं कर रहा, वही चीज़ यहाँ पे भी डिस्चार्ज अगर टाइम के साथ वेरी नहीं करता है तो ऐसे फ्लो को स्टेडी फ्लो बोलते हैं। क्लियर? चल, और इसको और भी लिखा जा सकता है dq/dx = 0। नेक्स्ट बात करते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन को और भी लिखा जा सकता है अगर स्टेडी फ्लो है। स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो जब होता है तो वहाँ पे हम लोग एक इक्वेशन लिखते थे। याद करो, पाइप फ्लो जब पढ़ते थे तो क्या लिखते थे? कंटिन्यूटी इक्वेशन में लिखते थे आपका Q = A1V1 = A2V2 लिखते थे। ठीक, वाटर का केस है इसलिए डेंसिटी दोनों साइड सेम हो जाएगी। जितना यहाँ से एंटर करेगा वही वाटर यहाँ से एंटर करेगा। ठीक है, तो अगर डेंसिटी सेम रहती है तो हम लोग यह क्या है, यहाँ पे ρ1 = ρ2 भी लिख सकते हैं। ρ1 = ρ2 बराबर रो। यहाँ पे ρ1 रहता है लेकिन दोनों बराबर होता है, दोनों सेम क्वांटिटी वाटर ही होता है, इस वजह से वो आपका क्या निकल के आता है? कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन बहुत ही यूजफुल इक्वेशन है। फिर नेक्स्ट आता है स्पेशली वेरिड स्टेडी फ्लो। कैसा है? स्पेशली वेरिड स्टेडी फ्लो। स्पेशली मैंने बताया था, स्पेशली वेरिड का मतलब ही होता है स्टेडी फ्लो। ध्यान रखिएगा, स्टेडी है, अनस्टेडी नहीं है। स्पेशली का मतलब मैंने बताया था कि जब आपका कुछ वाटर या तो ऐड होगा या वाटर सब्ट्रैक्ट होगा। मेरा जो केस यहाँ पे डेराइव किया है उसमें वाटर ऐड करके दिखाया है, तो पहले ऐड करके डेराइव कर लेते हैं और उसके बाद में जो सब्ट्रैक्ट करने वाला होगा उसको एक इक्वेशन के फॉर्म में हम लिख देंगे। ठीक, चल, तो ध्यान रखिएगा कि जो स्पेशली वेरिड फ्लो होता है इसमें वाटर या तो ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे एक नदी को दूसरी नदी ज्वाइन कर लेती है या एक बड़ी नहर से छोटी नहर निकाल दी जाती है, ऐसे एग्जांपल्स आपके स्पेशली वेरिड फ्लो के हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ बात करते हैं, सपोज दैट कि आपके पास एक बड़ी नदी थी, रिवर थी, जो आपकी सपोज दैट ये मेन रिवर है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू ये मेन रिवर है, मान ले गंगा रिवर है। ठीक, ये गंगा रिवर है, एग्जाम्पल ले लेते हैं बस समझने के लिए, गंगा रिवर। ठीक, ओके, मेन रिवर गंगा है और यहाँ से मान लिया जैसे उसकी सहायक नदियाँ की जो हम जानते ही हैं, जैसे यमुना है, ठीक है, गंडक है, कोसी है। तो मान लेते हैं कि ये भैया रिवर जो है नेपाल से निकली है, सपोज दैट ये आपकी जो है गंडक है, गंडक। तो गंडक नेपाल से निकलती है और ज्वाइन कर लिया आपको यहाँ पे बिहार के आसपास में ज्वाइन करती है।
तो मान लेते हैं यहाँ पे जो बिहार के क्षेत्र की लेंथ है, बट इतना लेंथ नहीं, हम लोग छोटी लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक। जो क्यू डैश डिस्चार्ज है, ये डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ है, मतलब ये डिस्चार्ज वेरी कर रहा है किसके साथ, लेंथ के साथ में, ठीक। मतलब यहाँ पे जितना आप एंट्री दोगे, जितनी लेंथ एंट्री की दोगे, उतना डिस्चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा क्षेत्र से बड़ी रिवर इंटर करेगी तो ज़्यादा पानी आएगा, कम रिवर, छोटी अगर रिवर होगी तो उसका पानी भी क्या आएगा, कम आएगा। तो अगर बात करें, ये आपकी गंगा रिवर का डिस्चार्ज जो है Q1 है, और ये Q डैश जो है पर यूनिट लेंथ है, ये डिस्चार्ज किसका है, गंडक रिवर का है, ठीक। तो समझिएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, मेरे को मान लिया ये जो सेक्शन है, मान लेते हैं कि यहाँ पे बिहार, आगे बात कर लेते हैं पटना की, इसके पहले गंडक मिल जाती, पटना के आसपास कोसी रिवर मिलती आके, मान लेता हूँ कि गंडक रिवर पहले ही मिल गई। तो गंडक रिवर जब पहले मिल गई, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सेक्शन 2 पे, मतलब अब डिस्चार्ज बात करूँगा Q2, तो ये डिस्चार्ज किसके बराबर होगा, एक तो ये मेन रिवर गंगा का पानी आ जाएगा और उसके बाद में गंडक का भी पानी आ जाएगा, दोनों रिवर जोड़ देते तभी तो बाढ़ आती है वहाँ पे, इतनी ज़्यादा उसकी सहायक नदियाँ होती हैं जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, ठीक। तो यहाँ पे Q1 आ जाएगा प्लस Q डैश, इसको यूनिट में कन्वर्ट कर लो। तो मेरे को जो अगर Q2 लिखना है डिस्चार्ज, तो Q2 अगर आपको लिखना है तो ये डिस्चार्ज तो Q1 आएगा ही आएगा, प्लस ये डिस्चार्ज जितना इंटर हुआ होगा Q डैश इंटू L कर दोगे तो पूरा डिस्चार्ज कितना इंटर किया वो मिल जाएगा। तो Q2 इक्वल टू लिखा जा सकता है Q1 प्लस Q डैश इंटू L, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे जो डिस्चार्ज Q है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे बात कर लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पे बात करते हैं, पर्टिकुलर डिस्टेंस x पे मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको कैपिटल XX मान लो तुम, ठीक। इस सेक्शन पे बात करें तो यहाँ पे डिस्चार्ज लिखा जा सकता है, जो गंगा रिवर का पानी आ रहा था प्लस कुछ पार्ट गंडक का इसमें ऐड कर दिया, जिस इज कॉल्ड Q डैश इंटू एक्स, क्लियर। अब बात कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा x पूरी लेंथ नहीं है, x छोटे से पार्ट की बात कर रहा है। सपोज दैट कि यहाँ पे मान लें 1 किलोमीटर लेंथ है, तो हम लोग मान लें x जो है 100 मीटर 150 मीटर के आसपास मान लें। चलो आगे बढ़ते हैं, इन्हीं इक्वेशन को फर्दर ले जाते हैं, फिर वही इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 2 को फर्दर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। दैट इज Q इक्वल टू, Q डिस्चार्ज कहाँ पे, पर्टिकुलर सेक्शन x पे है, इक्वल टू Q1 प्लस Q डैश इंटू एक्स। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इक्वेशन पहली है Q1 इक्वल टू Q2 माइनस Q डैश इंटू L, तो मैंने लिख दिया Q1 इक्वल टू, यहाँ से इसी इक्वेशन को लिखा Q1 इक्वल टू दैट इज Q2 माइनस, सॉरी यहाँ से आ जाओ फर्दर, Q1 इक्वल टू Q2 माइनस Q डैश इंटू L। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो इक्वेशन 1 को ही मैंने लिखा, तो ये मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 1, ठीक। तो फ्रॉम 1 से ही लिख रहा हूँ इक्वेशन को। तो Q1 को लिखा जा सकता है Q2 डिस्चार्ज माइनस Q डैश इंटू L। तो मेरे को अगर मान लो ये डिस्चार्ज चाहिए, टोटल में से आप क्या करो, ये वाला डिस्चार्ज घटा दोगे तो ये वाला नहीं पता चल जाएगा, तो सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं Q इक्वल टू Q2 माइनस Q डैश इंटू L प्लस Q डैश इंटू एक्स। अब ये इक्वेशन कहाँ से आ गई, ये इक्वेशन आई है, देखो ये इक्वेशन आपके पास है Q इक्वल टू Q1 प्लस Q डैश इंटू एक्स। तो हम Q1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगी Q2 माइनस Q डैश इंटू L, ये वैल्यू हो गई किसकी, Q1 की, ठीक है। प्लस ऐड कर दिया Q डैश इंटू एक्स, वो टर्म आ गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे Q डैश कॉमन ले लिया तो बचेगा x माइनस L, फिर माइनस कॉमन ले लिया तो L माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो Q डिस्चार्ज होगा किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे जो डिस्चार्ज होगा वो बराबर होगा जो आपका सबसे ज़्यादा वाला डिस्चार्ज है, उसमें से अगर मैं ये वाली लेंथ घटा दूँ यहाँ पे L माइनस एक्स, ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे को यहाँ का डिस्चार्ज मिल जाएगा, क्योंकि ये वाली लेंथ क्या है, L माइनस एक्स, L माइनस एक्स, ठीक है। तो L माइनस एक्स का डिस्चार्ज अगर घटा दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, टोटल में से अगर आप L माइनस एक्स लेंथ का डिस्चार्ज सब्ट्रैक्ट कर दो, बहुत ही प्रैक्टिकली समझ सकते हो कि Q2 डिस्चार्ज, ये टोटल डिस्चार्ज सबसे ज़्यादा वाला डिस्चार्ज है, इस डिस्चार्ज में से अगर मैं Q डैश इंटू L माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे को इस सेक्शन पे डिस्चार्ज पता चल जाएगा। तो वही चीज़ तो लिखी गई, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हो, ठीक। पहली इक्वेशन से आ जाओ फ्रॉम 1 इक्वेशन, Q2 माइनस Q1, इसको इधर ले जाओ, Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई L कर दोगे, आ जाएगा किसके बराबर, Q डैश के बराबर, ठीक। तो इसको ये लिखा जा सकता है। Q2 माइनस Q1 क्या है, चेंज इन डिस्चार्ज है, क्या है, चेंज इन डिस्चार्ज है, क्लियर।
और Q2 माइनस Q1 जो डिस्चार्ज है वो पूरी लेंथ का था। अगर मेरे को बड़ी स्मॉल मतलब बहुत ही छोटी लेंथ के लिए लिखना हो तो हम डिस्चार्ज में स्मॉल चेंज लिख सकते हैं DQ डिवाइड बाई DX और प्लस माइनस Q डैश। ठीक है, प्लस माइनस इसलिए ऐड किया, यहाँ पे प्लस इसलिए लिखा गया है कि अगर वाटर ऐड करेगा तो ये डिस्चार्ज बढ़ के आएगा, क्योंकि चेंज इन डिस्चार्ज जो है वो Q2 माइनस Q1 है। Q2 माइनस Q1 ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू तभी ज़्यादा होगी जब ये वैल्यू ज़्यादा हो। तो अगर कोई रिवर ज्वाइन कर रही है तो प्लस, अगर कोई रिवर वहाँ से निकल रही है तो माइनस। जैसे बड़ी नहर से कोई छोटी नहर जब निकाली जाती है तो यहाँ पे DQ बाई DX इक्वल टू माइनस Q डैश रखोगे। अगर कोई रिवर को दूसरी रिवर ज्वाइन कर रही है, जैसे गंगा को यमुना ज्वाइन करती है संगम पे, ठीक, तो वहाँ पे आप प्लस माइनस की जगह पे वहाँ पे प्लस रखोगे। क्या रखोगे? प्लस। क्लियर? तो छोटा सा क्वेश्चन बना सकता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। ये तो कहानी किसकी थी? ये तो कहानी पूरी मैंने बात की स्पेशली वेरिड स्टेडी फ्लो की। अब बात करेंगे अगली अनस्टेडी फ्लो है, और उसके साथ में हमारा जो फ्लो है वो आपका निकल के आएगा, अनस्टेडी फ्लो निकल के आएगा, लेकिन साथ में वो स्पेशली वेरिड फ्लो भी होगा। यहाँ पे जो बात हुई है वो स्पेशली वेरिड स्टेडी फ्लो की बात हुई है। किसकी बात हुई है? स्टेडी फ्लो की बात हुई है। अब जो केस चलने वाला है वो अनस्टेडी का बात करेंगे। हालांकि ये हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत इसकी कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अनस्टेडी फ्लो में एक तो खास बात ये है कि सपोज दैट ये कोई रिवर का क्रॉस सेक्शन है, रिवर का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये कोई रिवर को हम देख रहे हैं। इसमें क्या है कि पानी का लेवल टाइम के साथ वेरी करता रहता है। सपोज दैट कि पानी का लेवल T है, शुरुआत में, सबसे शुरुआत में पानी का लेवल ये मेंटेन है। उसके बाद पानी कुछ इन्फिल्ट्रेट करता है, पानी इवेपोरेट होता है, तो पानी का लेवल T प्लस DT टाइम में, मतलब कुछ समय बाद, मान लेते हैं कि शुरुआत में टाइम 0 है, 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आपका पानी का जो लेवल है वो बदलाव हो गया, उसमें चेंज आ गया। ठीक है, कुछ इसमें पानी के लेवल में क्या हुआ? चेंज हुआ। ठीक है, तो पानी का लेवल यहाँ पहुँच गया, पानी का लेवल यहाँ पहुँच गया। ठीक, तो यहाँ पे ये है कि आपको जो चेंज हुआ उसको हम dy मान रहे हैं। स्मॉल टाइम dt में कितना चेंज हुआ? dy का चेंज हुआ, उतनी डेप्थ आपकी वेरी कर गई। ठीक, टोटल डेप्थ आपकी चैनल की जो है y है। ओके, अगर मेरे को इस चेंज जितना पानी का लेवल में चेंज आया उसको अगर मेरे को निकालना है, एरिया निकालना है, तो मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ टाइम के साथ में डेप्थ चेंज हो रही है और उसकी विड्थ भी चेंज हो रही है, इसलिए डी को लिखा जा सकता है T इंटू डी वाई। ठीक है, क्यों डी वाई लिखा गया? बिकॉज आप मुझे पता है कि जो एरिया है वो डिपेंड कर रहा है चैनल की डेप्थ के ऊपर, तो पानी का लेवल वेरी करता है टाइम के साथ, इसलिए मैंने इसको डी वाई कर दिया। ठीक है, तो डी इक्वल टू T इंटू डी वाई भी लिख सकते हो, ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डी इक्वल टू हो जाएगा T, देखो इसकी टॉप विथ है, इंटू डी वाई इसकी क्या है आपकी, देखोगे तो डेप्थ हो जाएगी, तो विथ इंटू डेप्थ करोगे तो एरिया मिल जाएगा। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होने वाली चीज़ है ये, इसको ये रिमेंबर करना है आपको। ठीक है, जब भी कभी ऐसा होगा वेरी करे, आपके डेप्थ वेरी करे तो एरिया भी वेरी कर जाता है। अब आते हैं अनस्टेडी फ्लो की बात करते हैं। इसी में अनस्टेडी फ्लो में हम लोग बात करेंगे स्पेशली वेरिड अनस्टेडी फ्लो, इसी में पार्ट है आगे। तो पहले तो हम अनस्टेडी फ्लो के बारे में बात करते हैं, इसी में ब्रैकेट में लिख सकते हो स्पेशली वेरिड, स्पेशली वेरिड फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्पेशली वेरिड की भी बात किया है, तो पहले एक जनरल इक्वेशन प्रूव करते हैं और फिर स्पेशली वेरिड का जो टर्म होगा वो ये वाला टर्म आपका फर्दर ऐड हो जाएगा। अगर मान लिया आपकी अनस्टेडी कंडीशन है तब इक्वेशन प्रूव कर लेंगे, और साथ में अगर स्पेशली वेरिड भी आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस Q डैश भी ऐड अप कर लेंगे। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे भी आपका स्पेशली वेरिड फ्लो रहेगा वहाँ पे ये टर्म जरूर ऐड होगा, DQ बाई DX इक्वल टू प्लस माइनस Q डैश। ठीक है, चल अब बात कर लेते हैं कि सपोज दैट ये आपका स्पेशली वेरिड नहीं लेकिन अनस्टेडी फ्लो है, मतलब टाइम के साथ में उसका डिस्चार्ज वेरी कर रहा है। सपोज दैट कि एक क्रॉस सेक्शन 1-1 पे आपका डिस्चार्ज सपोज दैट Q1 है, क्या है? Q1 है, लेकिन टाइम के साथ में पानी का लेवल चेंज होता जा रहा है। ठीक है, किसी कारणवश हो सकता है कि आपका इवेपोरेट वाटर हो जाए या इनफिल्ट्रेट कर जाए, तो पानी के लेवल में टाइम के साथ कमी आती है। ठीक है, तो डिस्चार्ज भी बदलेगा। तो पहले सपोज दैट कि आपका डिस्चार्ज अगर मैं बात करूं
तो यहाँ पे पानी हो सकता है कि पहले यहाँ हो, या पानी बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, पानी घट भी सकता है, पानी बढ़ भी सकता है। ठीक, मान लेते हैं कि सेक्शन 1.1 और 2.2 के बीच में जो भी हमारा एनालिसिस करना है उसके बीच की जो लेंथ है वो dx हमने मान लिया। ठीक, और डेप्थ शुरुआत में y मैंने माना। क्लियर? तो यहाँ पे अगर बात करें कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करें तो जो नेट डिस्चार्ज गोइंग आउट है ऑफ ऑल द बाउंड्री सरफेस, ध्यान रखिएगा कि जो नेट डिस्चार्ज है, नेट डिस्चार्ज जो हमारा निकल के आ रहा है और हमारे बाउंड्री क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, नेट डिस्चार्ज गोइंग आउट, जितना डिस्चार्ज बाहर निकल रहा है, ठीक है, आउट ऑफ ऑल द नेट बाउंड्री सरफेस, जो हमारी नेट बाउंड्री सरफेस है, ये एक बाउंड्री हो गई, एक ये बाउंड्री हो गई, इक्वल टू ये किसके बराबर होगा? द रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ स्टोरेज इन टाइम डेल्टा टी। ठीक है, जितना पानी यहाँ से निकलेगा वो किसके बराबर होगा? जितना पानी नीचे डिप्लीट होगा। भाई जितना पानी यहाँ से निकलेगा बाहर वो किसके बराबर होगा कि पानी के लेवल में कितनी कमी हो। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक्चुअली ये नेट डिस्चार्ज गोइंग आउट ऑफ ऑल द बाउंड्री सरफेस जो आ रहा है dq/dx, एक्चुअली हमारा जो एरिया है वो ये वाला एरिया है। मान लेते हैं कि जो डिस्चार्ज है, देखिए ध्यान रखिएगा, ये डेल्टा x थोड़ा ज़्यादा होता है और ये स्मॉल dx जो होता है ये थोड़ा सा कम होता है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, बहुत स्मॉल लेंथ की बात करेंगे तो वहाँ पे स्मॉल डेल्टा आता है। क्लियर? तो यहाँ पे dq/dx हम लोग लिखते हैं, जो कि डिस्चार्ज में विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, स्मॉल लेंथ, पार्टिकुलर लेंथ हो सकती है, हो सकता है कि यहाँ पे ही हम बात कर रहे हो तो हो सकता है ये dx लेंथ आपकी सिर्फ इतनी हो। ठीक, तो ये जो चेंज आ रहा है dq/dx का जो चेंज आ रहा है ये बहुत ही स्मॉल लेंथ में आ रहा है। इनटू यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो है dx इंटू dt, ये dx जो है यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, सपोज दैट कि आपका जो लेंथ है टोटल वो dx है, और मान लेते हैं कि जो टाइम है वो dt है, डेल्टा टी टाइम में। तो डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्चार्ज आपका यहाँ पे गोइंग आउट हो रहा है, कितना बाहर डिस्चार्ज निकल रहा है, उसकी वैल्यू आ जाएगी dq/dx इंटू डेल्टा टी। आगे बात करते हैं, माइनस इसलिए लगाया, माइनस साइन हमको ये बताता है कि पानी का लेवल बढ़ेगा या पानी का लेवल घटेगा। अगर पानी का लेवल डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग माइनस साइन को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो हमारा पानी का लेवल डिप्लीट हो रहा है, इसलिए मैंने लिखा रेट ऑफ डिप्लीशन। अब कहीं पे भी अगर रेट का टर्म आता है, कहीं पे भी रेट का टर्म आता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा वहाँ पे dt जरूर आएगा। मतलब रेट की जहाँ पे भी बात करेगा वहाँ पे हम टाइम से डिवाइड जरूर करेंगे। क्लियर? तो टाइम लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, वैसे यहाँ पे भी है d/dt ऑफ एरिया जो भी इसका होगा इंटू dx, इसकी जो भी आपकी निकल के आएगी लेंथ। तो एक तरीके से देखो a इंटू डेल्टा एक्स डिवाइड बाई dt, a इंटू डेल्टा एक्स एक तरीके का क्या है, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम बाई dt करोगे तो एक तरीके से डिस्चार्ज निकल के आएगा। अच्छा, डेल्टा टी टाइम ले लेंगे जो कि टोटल टाइम होगा, ये स्मॉल टाइम है बहुत ही छोटे टाइम के लिए, लेकिन मेरे को डेल्टा टी टाइम चाहिए क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए बात करना हमको है, इसलिए डेल्टा टी का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस इक्वेशन को फर्दर आप इधर लेके आइए। ठीक, इधर लेके आओगे तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी कॉमन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक, ओके, फिर हम बात करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा dq/dx प्लस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, dy से ऊपर मल्टीप्लाई और dy से डिवाइड कर देंगे, हमारी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो dA/dy ये था पहले dA/dt था, लेकिन हमने क्या किया, dy यहाँ मल्टीप्लाई किया, dy यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो इससे क्या हुआ, हमें को मिल जाएगा dA/dy, हमने प्रूफ कर रखा क्या, टॉप विथ के बराबर है। ठीक, क्योंकि ये अनस्टेडी फ्लो है, टाइम के साथ में इसका वेरी करेगा डेप्थ, इस वजह से हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट करके dA/dy के फॉर्म में ले लिया, और dA/dy का जो फॉर्म है ये किसके बराबर होगा, टॉप विथ के बराबर होगा। ठीक, अच्छा, dy/dt को ऐसे ही रखा। फिर हमने क्या किया, हमें पता है डेल्टा एक्स और डेल्टा टी कभी जीरो नहीं हो सकता, मतलब कभी भी ये स्पैन है और लेंथ आपकी जीरो नहीं हो सकती और ना ही टाइम कभी जीरो हो सकता, इसलिए जीरो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है dq/dx प्लस dA/dy इंटू dy/dt, इसको लिखा जा सकता है t। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं dq/dx प्लस t इंटू dy/dt इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस पे IAS में क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, डिस्चार्ज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ प्लस टॉप विथ इंटू dy/dt इक्वल टू, यूनिट मैच कराना चाहो करा सकते हो, ये मीटर क्यूब यूनिट हो जाएगी इसकी। ठीक है,
तो ये निकल के आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा, पर मीटर हो जाएगा, तो ये कट के आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ पे टी जो भी यूनिट होगी ये किसकी यूनिट हो जाएगी, ये टी की यूनिट जो है विथ है ये आपका हो जाएगा मीटर, डेप्थ भी क्या है मीटर, तो मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड। तो हमेशा डायमेंशनली आपका दोनों टर्म क्या होना चाहिए सेम, ठीक है। तो अबव इक्वेशन इज आल्सो अप्लीकेबल फॉर रिचार्ज ऑफ स्टोरेज, ठीक है, रिचार्ज ऑफ स्टोरेज। तो अगर मान ले ये इक्वेशन हमारी तब भी वैलिड है कि मान ले स्टोरेज को फिलअप करना है, रिचार्ज करना है, फर्दर भरना है टैंक को, तब भी ये इक्वेशन आपकी वैलिड हो जाएगी। अगर यही फ्लो आपका स्पेशली वैलिड अनस्टेडी फ्लो होता तो स्पेशली जहाँ पे भी टर्म ऐड हुआ इसका मतलब पानी एडअप हो रहा है, तो इस केस में आप देखोगे कि आपका प्लस माइनस क्यू डैश टर्म आ जाएगा, बिकॉज हम पहले से प्रूफ करके रख रखे हैं। अगर पानी ऐड होगा तो प्लस क्यू डैश ले लोगे और पानी ऐड नहीं होगा तो आप माइनस ले लेना। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहले आप इसको नोट करें फिर हम आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं, ये तो हमारी इक्वेशन थी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात की है। अब बात करेंगे एनर्जी इक्वेशन की, ठीक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा डील करेंगे। चलो अब रफ कर रहे हैं इन चीज़ों को, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है और दूसरा आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करेंगे एनर्जी इक्वेशन की। नेक्स्ट पार्ट डील करेंगे एनर्जी इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो ओपन चैनल फ्लो में एनर्जी इक्वेशन की बात करेंगे, किस प्रकार से एनर्जी इक्वेशन को यूज़ किया जाता है उसके बारे में डील करना है। तो एनर्जी इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, मोमेंटम इक्वेशन के बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारी इक्वेशंस हैं जो यहाँ पे एकदम अलग रहती हैं। सेम आप सोचोगे कि जैसे पाइप फ्लो में होता था वैसा काम यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे हम लोग एनर्जी इक्वेशन की।
तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डील करते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी इक्वेशन। किसके बारे में बात करना है? एनर्जी इक्वेशन। एज पर बर्नौली इक्वेशन, एज पर बर्नौली, एज पर बर्नौलीज इक्वेशन, एज पर बर्नौली इक्वेशन, डिफरेंस इन टोटल एनर्जी बिटवीन, difference in total energy between total energy between upstream and downstream section, section equal to head loss, ठीक है। ये कहना ये चाह रहा है कि बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंस इन टोटल एनर्जी अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू हेड लॉस के बराबर होता है, ठीक है। चल सपोज दैट कि आपका डेटम ये है, दिस इज कॉल्ड डेटम, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डेटम, ये डेटम है आपका, ठीक है। चल उसके बाद में जब पानी फ्लो करेगा, सपोज दैट इस साइड में स्लोपी है थोड़ा सा, तो सपोज दैट ये स्लोपी है, तो आप देखोगे क्या कि सपोज दैट कि यहाँ पे डेटम हेड आपका कुछ और होगा, यहाँ पे डेटम हेड कुछ और होगा। सपोज दैट कि यहाँ पे डेटम हेड Z1 है और यहाँ पे डेटम हेड आपका जो है वो Z2 है, ठीक, क्लियर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट है, नेक्स्ट सपोज दैट यहाँ पे प्रेशर हेड जो निकल के आएगा, सपोज दैट ये Y1 है, ठीक है, यहाँ पे Y1 है और हो सकता है कि यहाँ पे आपका Y2 हो। चल फिर बात करते हैं यहाँ पे काइनेटिक हेड को बनाते हैं। देखो ये डेटम हेड हो गया, ये प्रेशर हेड हो गया, उसके ऊपर काइनेटिक हेड आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका काइनेटिक हेड और ये है टोटल एनर्जी लाइन, दिस इज कॉल्ड TEL, ठीक। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो आपका हेड आएगा α1 v1 स्क्वायर अपान 2g, बिकॉज देखो α1 इसलिए लगा है, अभी जब एनर्जी लिखेंगे तो हो सकता है α1 बराबर यूनिफॉर्म फ्लो होगा, तो यूनिफॉर्म स्टेडी फ्लो होगा, तो α1 बराबर α2 बराबर 1 रख देंगे। यहाँ पे जो टर्म आएगा, ये जो टर्म है हमारा α2 v2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, ठीक, क्लियर। टोटल एनर्जी लाइन जो आपकी निकल के आएगी, ये जो लॉस है ये HF प्लस HE के बराबर होगा, ये टोटल हेड लॉस होगा। फ्रिक्शनल भी हो सकता है, एग्जिट लॉस भी हो सकता है, ठीक है। चलो तो ये इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो लेवल है ना, ये आपका बेड लेवल है। क्या है? बेड लेवल। ये किसी ना किसी एंगल पे आपका थीटा एंगल पे ज़रूर आपका बेड होगा, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी देखोगे ज़्यादा होगी, जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा पानी, तो आप क्या देख पा रहे हो कि आपका हेड लॉस हो रहा है। क्यों होगा? ड्यू टू पता है कि सॉइल में फ्रिक्शन होता है, तो सॉइल क्या करती है, पानी के फ्लो को रजिस्ट करती है, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे फ्रिक्शनल लॉस निकल के आते हैं। इसलिए यहाँ पे HF मैंने लिखा, HE यहाँ पे एग्जिट लॉस है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल एनर्जी लाइन आपकी ये निकल के आती है TEL, टोटल एनर्जी लाइन। टोटल एनर्जी लाइन में क्या क्या आता है पता है आपको? कि टोटल एनर्जी लाइन में हम लोग लिख सकते हैं डेटम हेड, प्रेशर हेड और काइनेटिक हेड, जिसमें से पीजोमेट्रिक हेड जो होता है वो किसका समेशन होता है? डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड का होता है, ठीक है। चल, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर चैनल आपका प्रिज्मेटिक होगा तो सबसे पहले टोटल एनर्जी एट 1 माइनस टोटल एनर्जी एट 2 किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू HF प्लस HE, ठीक। अगर आपका चैनल प्रिज्मेटिक है
प्रिज्मेटिक चैनल के लिए, प्रिज्मेटिक चैनल का मतलब समझते हो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, डेप्थ कुछ भी वेरी नहीं करता है, ऐसे चैनल प्रिज्मेटिक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एग्जिट लॉस्ट होता है वो 0 होता है। एग्जिट लॉस्ट का मतलब जैसे एक्सपेंशन हुआ, जैसे सपोज एट एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे देखो, अगर मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन होता और उसके बाद में ये क्रॉस सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, या पहले क्रॉस सेक्शन आपका मान लिया छोटा होता है, उसके बाद में बड़ा हो जाता है इस तरीके से, तो ये सडन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी आपका हेड लॉस होता है। तो उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो एच ई 0 है, 0 का मतलब है कि एक समान डायमीटर है इस तरीके से। ठीक है, तो कोई लॉस ही नहीं होगा, चाहे यहाँ से एंटर करोगे यहाँ पे सेम रहेगा। तो ये बात बताना चाह रहे थे। चलो, टोटल एनर्जी लाइन क्या लिखा जा सकता है? 1 पे डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड y1 प्लस अल्फ़ा 1 v1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। टोटल एनर्जी है 2 लिख लो, z2 y2 अल्फ़ा 2 v2 स्क्वायर अपान 2g। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हो। क्लियर? आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को लिखना है डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज मुझे पता है कि यहाँ पे पानी का लेवल हाई है, उधर पानी का लेवल कम है, और पानी इधर से इधर फ्लो कर रहा दिखाई भी पड़ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पे आपकी जो एनर्जी ज़्यादा कहाँ पे होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी इस सेक्शन पे, और एनर्जी कम कहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे। बिकॉज मैंने एक पॉइंट और लिखा दूंगा कि टोटल एनर्जी लाइन जो होती है ऑलवेज डिक्रीजिंग इन द फ्लो डायरेक्शन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में मिल जाएगा। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज डिक्रीजिंग इन द फ्लो डायरेक्शन। इसका मतलब हुआ कि आपका फ्लो के डायरेक्शन में हमेशा आपका एनर्जी लॉस होगा। ध्यान रखिएगा, टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, पीजोमेट्रिक एनर्जी या पीजोमेट्रिक हेड लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ। पीजोमेट्रिक हेड लॉस इंक्रीज भी कर सकता है लाइन, और या पीजोमेट्रिक हेड बोल दो या उसको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बोल दो। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन आपकी अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी लाइन ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा। तो इस पॉइंट को अभी मेंशन करा दूंगा। ठीक है, चल दोनों इक्वेशन को पुट करते हैं यहाँ पे। तो ये इक्वेशन निकल के आएगी क्या, दैट इज TE1 माइनस TE2 इक्वल टू HF के बराबर होगा। ये लिखा जा सकता है क्या, Z1 प्लस Y1 प्लस अल्फ़ा 1 V1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g माइनस Z2 प्लस Y2 प्लस अल्फ़ा 2 V2 स्क्वायर अपान 2g इक्वल टू HF के बराबर होगा। ठीक है, जितना एनर्जी यहाँ पे निकाल लो, यहाँ पे निकालो, दोनों का डिफरेंस आपको हेड लॉस बता देगा, फ्रिक्शनल हेड लॉस। ठीक, दूसरी बात, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर लिखोगे तो वेलोसिटी V1 इक्वल टू Q अपान A1 लिख सकते हो, और वेलोसिटी V2 इक्वल टू दिस इज Q अपान A2 लिख सकते हो। चल, कुछ एजम्पशंस हैं जिनको मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो दिस इज़ द एजम्पशंस, बट ऐसा होता नहीं, प्रैक्टिकली सारी चीज़ें पॉसिबल हो नहीं पाती, इसीलिए तो हम लोग एजम्पशंस मानते हैं। अपने एनालिसिस को आसान करने के लिए हम लोग एजम्पशंस मानते हैं। तो पहले एजम्पशंस निकल के आपकी क्या आ जाती है, आप मेरे साथ ही मेंशन करिए। जैसे जनरली हम लोग मानते थे इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए, वो सारी बातें। तो फ्लो इज स्टेडी, फ्लो इज स्टेडी, फ्लो इज स्टेडी एंड वन डायमेंशनल, एंड वन डायमेंशनल। यहाँ पे फ्लो कैसा होना चाहिए, वन डायमेंशनल। ठीक है, जो भी चीज़ें बदलनी चाहिए वो एक ही डायमेंशन में बदलनी चाहिए, दो डायमेंशन में नहीं, मतलब एक्स ही में बदलना है, वाई में नहीं। सेकेंड निकल के आता है चैनल इज प्रिज्मेटिक। तो ये बात यहाँ पे वैलिड हो जाएगी, चैनल इज प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक पढ़ा है, शुरुआत में ही बता दिया था, उसका शेप साइज बदलता नहीं है, प्रिज्मेटिक। एंड बेड स्लोप इज स्मॉल, एंड बेड स्लोप इज स्मॉल। अगर बेड स्लोप आप स्मॉल नहीं मानोगे ना, तो आपको आप हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो लिखते थे ρg इंटू एच, वो नहीं लिख पाओगे, वो ρg H इंटू कॉस थीटा लिखना पड़ेगा।
तो ये जो y1 है ना, ये y1 cos थीटा में बदल जाएगा, इसलिए बेड स्लोप आपका क्या माना गया, स्मॉल माना गया। ठीक है, चल सारी बातों का मतलब मैं बता दूंगा। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम्ड टू बी हाइड्रोस्टैटिक, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन is assumed to be hydrostatic मतलब पास्कल लॉ वैलिड, that is curvature of water surface profile, that is curvature of water surface profile is neglected ठीक है। चल, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो पहले इसको, तो ये एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने बर्नौली क्वेश्चन जब पढ़ा होगा ना, तो वहाँ पे बहुत सारे एजम्पशंस हैं। एक बार फर्दर रिकॉल करो कि मैंने बर्नौली में क्या पढ़ा था। बर्नौली में आपने क्या माना था, सबसे पहले आप इनकम्प्रेसिबल मानते थे, स्टेडी मानते थे, यूनिफॉर्म मानते थे। उसके अलावा आपने ये देखा था कि वहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्लो मानते थे हम लोग। क्या मानते थे, स्ट्रीमलाइन मानते थे। तो बर्नौली क्वेश्चन के एजम्पशंस याद रखिएगा। फ्रिक्शनलेस मानते थे, ठीक है, और आपका फ्लो विस्कस नहीं होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी बातें एक बार रिकॉल करो, चीज़ों को लिंक करा के पढ़ने की आदत डालो। इससे क्या होगा, जैसे आज आपके सामने बर्नौली आए, जा करके बर्नौली क्वेश्चन पे क्वेश्चन रिवाइज कर लेना, ठीक है, उसकी थ्योरी रिवाइज कर लेना। इससे क्या होगा कि आप एक लिंकेज बना लोगे सब्जेक्ट में, और लिंक बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी कोई चीज़ ऐसी आया करे और जिससे रिलेटेड आपको जानकारी थोड़ा कम है, तुरंत जाके रिवाइज करो। जितनी बार रिवाइज करोगे उतना फ़ायदा मिलेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से निकल के आ जाते हैं। ठीक है, मैं पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे, नोट करके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। टोटल एनर्जी, या फुल फॉर्म करके लिख देता हूँ, टोटल एनर्जी ऑलवेज ध्यान रखिएगा, ऑलवेज डिक्रीज इन द फ्लो डायरेक्शन, ध्यान रखिएगा। टोटल एनर्जी ऑलवेज डिक्रीज इन द फ्लो डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट है नोट नंबर 2, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज अप, राइज और फॉल, अप एंड डाउन, ऐसा लिख सकते हो। अप का मतलब राइज लिख देता हूँ, डाउन का मतलब डाउन, अप राइज, अप या डाउन, इसका मतलब फॉल है यहाँ पे। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज अप एंड राइज, डाउन या फॉल इन द फ्लो डायरेक्शन, ठीक है, इन द फ्लो डायरेक्शन। तो ये आपका अप भी हो सकता है, डाउन हो सकता है, लेकिन ये ऑलवेज डिक्रीज होगा। ठीक है, या इंक्रीज डिक्रीज लिख सकते थे। आपका मतलब यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ, HGL लाइन जो होती है ना, वो किसका समेशन होता है, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड होता है। और जो टोटल एनर्जी लाइन होती है TEL, ये होता है क्या, P/ρg, डेटम हेड प्लस वेलोसिटी हेड, ये होता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, या इसको पीजोमेट्रिक हेड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पीजोमेट्रिक हेड। तो ये बात भी ध्यान रखना है। से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हैं, निकल के आते हैं, बट ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। टोटल एनर्जी, प्रेशर हेड, डेटम हेड और वेलोसिटी हेड। पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट डील करने वाले हैं मोमेंटम इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो इसको पीजोमेट्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो उन नामों के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब आपने नोट भी कर लिया होगा ना, चल तो ये एच ई मैं लिख देता हूँ। एच ई था क्या? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन लॉस होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट डील करेंगे मोमेंटम इक्वेशन के बारे में। एनर्जी इक्वेशन की बात हो गई, अब आ जाते हैं हम लोग हैं मोमेंटम इक्वेशन पे। अब बात करेंगे मोमेंटम इक्वेशन, बिकॉज कुछ जगह ऐसी है, जैसे हम जब पढ़ेंगे हाइड्रोलिक जंप या रैपिडली वेरिड फ्लो पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे मोमेंटम इक्वेशन का यूज़ आता है। बिकॉज वहाँ पे एनर्जी हम लोग निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है कि कितना एनर्जी डिस्ट्रॉय हुआ है या कितना लॉस हुआ है, उस बात को निकालना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए हाइड्रोलिक जंप के केस में हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं मोमेंटम इक्वेशन, नॉट बर्नौली इक्वेशन। तो उसका यूज होगा वहाँ पे, ठीक है। तो उन्हीं सब के बारे में हमको यहाँ पे बात करना है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे दैट इज़ रिलेटेड विद द मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, तो बात कर लेते हैं मोमेंटम इक्वेशन। मोमेंटम इक्वेशन क्लियर। अच्छा, एज पर लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, एज पर लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ये लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एंगुलर मोमेंटम की बात नहीं कर रहे हैं। लीनियर मोमेंटम अलजेब्रिक सम ऑफ, अलजेब्रिक सम ऑफ, अलजेब्रिक सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल forces acting on external forces acting on a fluid mass, ठीक है, as per law of linear momentum algebraic sum of external force acting on a flow, ठीक है, या फ्लूइड की बात करें, फ्लो मास पे, फ्लूइड मास पे, in the direction of fluid mass, in the direction of flow is equal to rate change of momentum, is equal to rate change of momentum, ठीक है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। तो कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करूं तो उसके फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो फोर्स होता है क्या? दिस इज mv डिवाइड बाई टी, यही होता है। मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम जो बात करें, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है? देखो, रेट का मतलब होता है टाइम से रिलेटेड, तो mv मोमेंटम होता है और t टाइम होता है, तो इसे बोलते हैं रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। वो किसके बराबर है? वो बराबर है आपके अलजेब्रिक या एक्सटर्नल फोर्स जो आपका लग रहा है फ्लूइड मास पे, उसके बराबर है। तो ये आपका न्यूटन सेकेंड लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, mv बाई टी। यहीं से आपने कभी सुना होगा, एक बात करते हैं इम्पल्स फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो इम्पल्स फोर्स कुछ भी नहीं होता, उसको हिंदी में आवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेग। वो एक ऐसा फोर्स होता है जब किसी बॉडी पे बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए कोई फोर्स लगता है, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड इम्पल्स फोर्स। क्या बोलते हैं? इम्पल्स फोर्स, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेता है और आपसे पूछ लेगा नॉन टेक में, साइंस एंड टेक पार्ट में, ठीक है, क्लियर। चल, तो इस तरीके से हम लोग बात यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन निकल के आता है, अब हमको बात करना है दैट इज़ मोमेंटम इक्वेशन के बारे में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सपोज दैट कि मेरा जो ग्राउंड लेवल है, जहाँ पे बेड स्लोप है, उसकी बात करते हैं। तो दैट इज़ कुछ इस तरीके से आपका बेड स्लोप है, दिस इज़ बेड स्लोप, ये बेड स्लोप है। डेटा मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है यहाँ पे है, ठीक है। चलो, यहाँ पे सेक्शन 1.1 कंसीडर किया मैंने, दिस इज 1.1। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको एनालिसिस करने के लिए कंट्रोल वॉल्यूम आपको लेना पड़ेगा। सपोज दैट कि मैंने जो है कंट्रोल वॉल्यूम ले लिया, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई कर रहे हो, तो एक पार्टिकुलर फ्लूइड को आपको कंसीडर करना पड़ेगा और उस पर एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए कंट्रोल वॉल्यूम लेना पड़ेगा कि इतने वॉल्यूम के लिए हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो मान लेते हैं ये आपका कंट्रोल वॉल्यूम, दिस इज CV, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। चल, उसके बाद में सपोज दैट कि पानी का लेवल सपोज दैट यहाँ पे है, फिर पानी का लेवल इस साइड में कहीं यहाँ पे है, ठीक है। बीच में वेरी कर रहा है टाइम के साथ में, हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे पानी की हाइट जो है वो y1 के बराबर है, जो कि प्रेशर हेड है, ठीक। तो प्रेशर आपको लिखना आता है क्या, ρg × H होता है। क्या होता है, प्रेशर है, या गामा × H बोल सकते हो। तो अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की बात करें, ये तो प्रेशर लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा नैरो बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये प्रेशर आपका, इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अभी आपने पढ़ा, मैंने क्या बोला था, एनर्जी इक्वेशन में हमने बात की थी कि यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर काम करता है। वैसे मोमेंटम इक्वेशन में भी यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर काम करता है, क्योंकि पास्कल लॉ वैलिड होता है, ठीक। तो ये एक रिजल्टेंट फोर्स इसका लगेगा, सपोज दैट H/3 पे काम करेगा, दैट इज़ P1, क्लियर। और ये जो इंटेंसिटी आएगी, इसको या तो हम ρg के फॉर्म में लिख सकते हैं या गामा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो गामा × y1 लिखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, क्या गामा की जगह पे ρg लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंट्रोल वैल्यू में आपने वेट को भी कंसिडर करना है। किसको कंसिडर करना है, वेट को। तो आप बताओ, वेट का कंपोनेंट जो होता है, कभी भी ध्यान रखिएगा, इंक्लाइंड बॉडी होगी तो हमेशा उसके नॉर्मल रहता है। जैसे सपोज दैट, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक तो इंक्लाइंड रखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये इसके हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर। यहाँ पे एंगल आपका 90 बनना चाहिए, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी सॉइल इसका मास है, तो कुछ इसका कंपोनेंट जो निकल के आता है, दैट इज दिस इज W, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये निकल के आएगा W cos थीटा, ठीक है। किसी एंगल पे ना, एक्चुअली ये वाला जो है ना स्लोप, मान लेते हैं बहुत स्मॉल स्लोप है, दिस इज थीटा, ठीक है। तो उसकी वजह से भी जो वेट का कंपोनेंट होगा सेम ऐसे ही होगा, जैसे यहाँ पे आप इसको ये जो W बात कर रहे हो, इसके भी कंपोनेंट निकालते हो थीटा एंगल पे, W cos थीटा और W sin थीटा, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी बात करेंगे तो ये थीटा बहुत स्मॉल होता है, ये ड्राइविंग फोर्स होगा, दैट इज कॉल्ड W sin थीटा। पहले भी बात कर सकते हैं, ड्राइविंग फोर्स, इसको क्या बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट और आएगा W cos थीटा, ये एंगल भी थीटा ही आएगा, प्रूव कर सकते हो। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, W cos थीटा, क्लियर। चल, ओके। यहाँ पे देखिए ये ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड क्या करेगा, पानी जब इधर फ्लो करेगा ना तो फ्रिक्शन भी आएगा। और यहाँ पे हम एयर को निगलेक्ट कर देते हैं, तो जो एयर की वजह से प्रेशर लगेगा वो 0, इसको निगलेक्ट कर रहे हैं, एयर को नहीं ले रहे हैं। लेकिन सॉइल का जो फ्रिक्शन होगा ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन, अगर पानी इधर फ्लो कर रहा है, अगर सपोज दैट पानी का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, पानी का डायरेक्शन इधर है, तो फ्रिक्शन हमेशा फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये फोर्स आपका लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आपका हमेशा काम करेगा,
इसका एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, सपोज दैट, ठीक है, दिस इज टोटल फोर्स F3 मान लेते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड F3, क्लियर। तो इसको आप F3 मान सकते हो, या P1 है, इधर हाइड्रोस्टैटिक भी दिखा देते हैं, सपोज दैट ये Y2 है, इधर भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दिखा सकते हो। इसकी वैल्यू गामा इंटू, दोनों केस में वाटर है भाई, जहाँ से जितना वाटर इधर से जाएगा वही वाटर तो बाहर जाएगा। अब ऐसा तो होगा नहीं वाटर जाए कहीं से ऑयल निकलना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दिस इज, ये वैल्यू निकल के आ जाए, तो यहाँ पे रिजल्टेंट प्रेशर मान लेते हैं दिस इज P2। तो इसको फोर्स को भी जो है यहाँ पे फुल एरो बनाओ, हाफ एरो स्ट्रेस के लिए बनाते हैं, तो फुल एरो बना रहे हैं, इसका नाम दे देते हैं P3 दे देते हैं, F3 की जगह पे P3 बना दो, ठीक है, क्योंकि P1 P2 P3 आ जाएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्लियर। चल, ये तो हमारी बात हो गई इसकी। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा ये निकल के आता है कि हम लोग अप्लाई करेंगे फोर्स इक्वेशन को, ठीक है, सेम यही इक्वेशन अप्लाई करने जा रहे हैं। ये फोर्स हम लिखेंगे, ये एक्सटर्नल फोर्स है, और ये आपका जो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम होगा उसके बराबर लिखेंगे। तो बताओ फोर्स कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्स हैं आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो P1 दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक, एक तो आपका P2 दिखाई पड़ रहा है, और आपका क्या दिखाई पड़ रहा है, P3 दिखाई पड़ रहा है, और एक इसके बराबर होगा रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे मोमेंटम क्या है, यहाँ पे मोमेंटम क्या है, दोनों जगह मोमेंटम देख लो, पता चल जाएगा। तो अप्लाई मोमेंटम इक्वेशन, अप्लाई लीनियर मोमेंटम इक्वेशन, क्या लिख सकते हो, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ F एक्सटर्नल इज इक्वल टू रेट चेंज लीनियर मोमेंटम, ठीक है। चलो बोलो फोर्स, अगर इधर के फोर्स का डायरेक्शन P1 है तो इस डायरेक्शन में अगर मैं राइट साइड पॉजिटिव ले रहा हूँ तो लेफ्ट साइड में फोर्सेस को निगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, कोई भी मान सकते हो। अगर उधर को निगेटिव मानोगे तो इधर को पॉजिटिव मानोगे। तो बताओ जो फोर्स हमारे लग रहे हैं, एक तो P1 एक्सटर्नल फोर्स है, P1 माइनस P2 माइनस P3, देख सकते हो इसका डायरेक्शन किधर है, इधर साइड में, ठीक है। चल, और ये फोर्स कैसा लग रहा है, इस डायरेक्शन में, तो इसको प्लस लेना पड़ेगा, दैट इज W साइन थीटा। क्यों प्लस लिया गया, बिकॉज P1 का डायरेक्शन इधर है राइट साइड में, और W साइड थीटा का भी डायरेक्शन क्या है आपका, ये भी एक कंपोनेंट निकल के आएगा। ये तभी लिया जाएगा जब ये इंक्लाइंड रहेगा आपका बेड स्लोप। अगर ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ना तो ये कंपोनेंट जीरो, क्योंकि साइन थीटा जीरो होता है, तो उसके बराबर आप कंसीडर कर लोगे। ये बराबर होगा किसके बराबर, ये हो जाएगा आपका मोमेंटम चेंज M2 माइनस M1, ठीक है। रेट आप ये M2 माइनस M1 ध्यान दीजिएगा, mv/t है, इसको सीधे mv मत मान लीजिएगा आप, तो ये mv/t निकल के आता है, ठीक है। चल, तो इसको पहले प्रूफ कर लेते हैं। तो मोमेंटम फ्लक्स के पहले लिखते हैं, इसको मोमेंटम फ्लक्स बोला जाता है, मोमेंटम फ्लक्स। मोमेंटम फ्लक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज कैपिटल M के बराबर हम मान के चल रहे हैं, इसको प्रूफ करेंगे। ये एक्चुअली मोमेंटम जो होता है ना, ये मोमेंटम कुछ भी नहीं है, ये आपका टाइम के साथ चेंज है। तो d/dt आप स्मॉल टाइम mv आप लिख सकते हो, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा जो कैपिटल M है वो कुछ नहीं है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम है, मतलब मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, या इसको मोमेंटम फ्लक्स भी बोलते हैं, ठीक है। चल, अब इसको कुछ चेंज कर लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है मास की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपान क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो एक काम करते हैं, d/dt मास की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, रो इंटू वॉल्यूम इंटू वेलोसिटी लिखा जा सकता है, ठीक है। चल, अब एक काम ये करते हैं, यहाँ पे रो आप तक का डेंसिटी कांस्टेंट रहता है, इसको चेंज नहीं कर सकते, और dv/dt को डिस्चार्ज लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं dv/dt, ये वॉल्यूम है, ध्यान रखिएगा, इंटू वेलोसिटी, तो रो इंटू क्यू इंटू दिस, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो।
एक काम और कर सकते हो, वेलोसिटी Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी लिखते हो, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, Q अपान एरिया। तो आप ये भी लिख सकते हो रो इंटू Q, वेलोसिटी की जगह पे Q अपान ए। तो एक नया फार्मूला बन गया रो इंटू Q स्क्वायर अपान ए, जो आपको याद रहे। एक रिलेशनशिप और आपको बताया था इसी का, दिस इज रो ए इंटू वी स्क्वायर, ये भी आ सकता था। डिस्चार्ज की जगह पे एरिया इंटू वेलोसिटी कर देते आप, तो वहाँ से ये रिलेशन। तो फोर्स का ये वाला फार्मूला बहुत यूज होता है, आपने देखा होगा एफएम में, फ्लूइड मैकेनिक्स में जब हम पढ़ रहे थे, तो रो डेंसिटी ऑफ जो भी फ्लूइड होगा इंटू एरिया इंटू वी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हम बहुत बार यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद है तो प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी को हटाइए, किससे रिप्लेस कर दीजिए, Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू Q अपान एरिया से, ठीक है। क्योंकि डिस्चार्ज यहाँ पे हमने क्या माना, जब मोमेंटम इक्वेशन प्रूव करेंगे तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे स्टेडी फ्लो, तो डिस्चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी वेरी करेगी। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि सेक्शन पे यहाँ पे वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड हो, लेकिन डिस्चार्ज आपका फिक्स होगा टाइम के साथ में, तो डिस्चार्ज बदलता नहीं है, ठीक है। चल अब इसी में कुछ और चीज़ें प्रूफ करते हैं। सपोज दैट इसी को फर्दर कंटिन्यूएशन में लेते हैं, तो मैं वहाँ से अब इक्वेशन यहाँ पे प्रूफ करूँगा, ठीक है। चल, अगर सपोज दैट मैं चैनल को हॉरिजॉन्टल और फ्रिक्शनलेस मानता हूँ, लेट्स एज्यूम channel is horizontal and frictionless। देखिए ध्यान रखिएगा, एग्जाम में फ्रिक्शनलेस, एग्जाम में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपका चैनल वो फ्रिक्शनलेस बोलेगा या नहीं बोलता है, फ्रिक्शनलेस अगर वो बोलता है और हॉरिजॉन्टल बोलता है तो कुछ चीज़ें निगलेक्ट करनी पड़ेंगी। अगर नहीं बोलता है तो एक जनरल इक्वेशन है, क्या है ये, एक जनरलाइज इक्वेशन है। ये एक जनरल इक्वेशन है, किसके बराबर है, जनरलाइज इक्वेशन है। अगर चैनल हॉरिजॉन्टल मानोगे तो ये थीटा 0 हो जाएगा। तो अगर हॉरिजॉन्टल चैनल मानते हो तो इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे थीटा इक्वल टू 0। अगर थीटा 0 है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, साइन थीटा भी क्या हो जाएगा, अगर साइन 0 की बात करूँ तो 0 हो जाएगा। तो आपको कौन कौन से टर्म निगलेक्ट करने पड़ेंगे। दूसरी उसने कहा है फ्रिक्शनलेस, अगर फ्रिक्शनलेस हो जाएगा तो जो P3 लग रहा है ना, ये 0 हो जाएगा। क्यों, स्मूथ चैनल है, स्मूथ चैनल पे कोई फ्रिक्शन ही नहीं लगता है, तो फ्रिक्शनलेस है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर फ्रिक्शनलेस चैनल, फ्रिक्शनलेस चैनल दैट इज P3 is 0, हॉरिजॉन्टल चैनल, हॉरिजॉन्टल बेड बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल बेड। तो इस केस में जो है W साइन थीटा भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 क्या होता है 0, थीटा 0 हो जाएगा। तो वो आप इस तरीके से आप इसको मेंशन कर सकते हो, क्लियर। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, एग्जाम में पढ़ लेना। ज़्यादातर केसेस में हमारा जो है W साइन थीटा 0 होता है और F3 0 होता है, P3 0 होता है। और कल को अगर वो देता भी है तो आप कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे इसी क्वेश्चन में आके पुट करते हैं, ये 0 हो जाएगा तो P3 0 कर दिया आपने यहाँ पे, और W साइन थीटा भी क्या कर दिया 0 कर दिया। तो हम इक्वेशन को लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इजकल टू M2 माइनस M1। ध्यान रखिएगा कैपिटल M1 M2 लिख रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। M2 मोमेंटम कहाँ पे है, सेक्शन 2 पे है, दिस इज सेक्शन 2 है, और सेक्शन जो 1 है वो ये वाला। तो सेक्शन 2 और 1 पे बात हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट बात निकल के आते हैं, इसको इधर उधर चेंज करते हैं, P1 प्लस M1 इजकल टू P2 प्लस M2, इंटरचेंज कर दिया, इधर से उधर कर दिया, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं गामा से, गामा से डिवाइड करने पे इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, P1 प्लस M1 डिवाइड बाई गामा, ठीक है, इजकल टू P2 प्लस M2 डिवाइड बाई गामा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। इजकल टू Fs दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक फोर्स। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रेशर फोर्स ये प्रेशर फोर्स है, प्रेशर नहीं है। तो प्रेशर ध्यान दीजिएगा, जो P1 P2 की बात कर रहा हूँ एक्चुअली ये टोटल प्रेशर नहीं है, टोटल फोर्स है।
ठीक है, कितना फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि हम लोग जो बैलेंस कर रहे हैं वो फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं, नॉट प्रेशर। तो ये P1 P2 क्या है आपका, दिस इज कॉल्ड फोर्स, दिस इज फोर्स, ये भी क्या है, फोर्स। निकाल लोगे आप, कैसे निकलेगा, P1 इजकल टू 1/2 गामा इंटू I1 इंटू I1 इंटू 1, ठीक है, 1 मीटर विड्थ है चैनल की। तो ध्यान रखने वाली बात ये निकल के आती है कि आपका जो प्रेशर फोर्स है प्लस मोमेंटम फोर्स डिवाइड बाई गामा, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है अक्सर एग्जाम में कि स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है। तो स्पेसिफिक फोर्स कुछ नहीं होता है कि यहाँ पे प्रेशर प्लस मोमेंटम का जो समेशन होता है डिवाइड बाई गामा, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक फोर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट बात यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एफ एस इज सम ऑफ प्रेशर फोर्स मोमेंटम फ्लक्स पर यूनिट ये वेट। तो इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस तो नहीं है, यहीं पे लिख देता हूँ, एफ एस इज सम ऑफ प्रेशर फोर्स सम ऑफ प्रेशर फोर्स एंड मोमेंटम फ्लक्स पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड या लिक्विड, कुछ भी बोल सकते हो, पर यूनिट फ्लूइड वेट, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो पहले आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इक्वेशन पढ़ेंगे आज हम लोग, एनर्जी इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, डिस्चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो इस बात को अभी मैं मेंशन कर दूंगा। तो इसको पहले जल्दी से आप कॉपी कर लें, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इसी से कंटिन्यूएशन में, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो अब बात करेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो हमने डिस्चार्ज को कांस्टेंट माना था, ठीक है, और जो P1 P2 है ये फोर्सेस हैं, नॉट प्रेशर है, इनको प्रेशर फोर्स बोला जाता है, ठीक है, प्रेशर फोर्स। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको एक रेक्टेंगुलर चैनल के लिए अगर प्रूफ करना हो तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं।
अब बात करेंगे हम लोग जो है रेक्टेंगुलर के बारे में बात करें। चलो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर के बारे में, ठीक है। चलो, दैट इज स्पेसिफिक फोर्स हमने लिखा था, दैट इज Fs इक्वल टू P प्लस M डिवाइड बाई गामा, ठीक। अगर आप इसको मान के चल रहे हो, सपोज दैट एक रेक्टेंगुलर चैनल मान के चल रहे हो, या एक जनरलाइज फॉर्म में डिराइव कर लेते हैं, ठीक। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को क्या लिखा जा सकता था, अगर मैं डायग्राम से थोड़ा सा हिंट दे दूं आपको, तो कुछ इस तरीके से था। ये क्या था, गामा इंटू पर्टिकुलर डेप्थ y मान लेते हैं, अभी y1 y2 नहीं मानना है, सिर्फ समझने के लिए इसको p मान लेते हैं, ठीक। तो इस प्रेशर फोर्स की जो वैल्यू होगी p इक्वल टू 1/2 इंटेंसिटी गामा इंटू y। ये तो सॉइल में बहुत अच्छे से पढ़ते आए हो के गामा h लिखते थे कि नहीं लिखते थे, तो यही वही चीज़ है, दैट इज़ के गामा h हो गया, ओके, इनटू इसका एरिया, दिस इज एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो आ जाओ यहीं पे लिख देते हैं, दैट इज प्रेशर को क्या लिखा जा सकता है, 1/2 दैट इज गामा को लिख सकते हैं हम लोग हैं रो इंटू जी इंटू वाई, ठीक है, इंटू एरिया प्लस, आप बताओ मोमेंटम को अभी प्रूफ किया था हमने क्या, रो क्यू स्क्वायर अपान ए, रो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए, ठीक है, डिवाइड बाई होल थिंग इज गामा। एक काम करते हैं, गामा से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 रो इंटू जी इंटू वाई इंटू ए प्लस, सॉरी डिवाइड बाई यहाँ पे कर दीजिए आप गामा, प्लस यहाँ पे लिखा जा सकता है प्लस रो इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एरिया डिवाइड बाई गामा भी करना पड़ेगा आपको, क्लियर। चल अब देखो, रो इंटू जी और गामा को भी क्या लिखा जा सकता है, रो इंटू जी, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ब्रैकेट में लिख देता हूँ गामा इजकल टू रो इंटू जी लिख सकते हो, क्लियर। चल उसके बाद में अगर मैं इसको लिखूँ दोबारा, तो 1/2 वाई इंटू ए, ठीक है, प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिए रो इंटू क्यू स्क्वायर इंटू एरिया, गामा की जगह पे रो इंटू जी लिख सकते हो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन जो निकल के आएगी वो आएगी आपकी a इंटू y/2 प्लस क्यू स्क्वायर अपान, ठीक है, a इंटू जी, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक फोर्स Fs, ठीक है। एक जनरलाइज इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। सपोज दैट कि इसको अगर मैं प्रूव करने की कोशिश करूँ, तो इसको एक चीज़ और लिखी जा सकती है, a इंटू जेड बार, ठीक है, प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई a इंटू जी। अब ये आपको जेड बार समझ में अभी आ जाएगा है क्या, एक्चुअली ये सेंट्रॉइड है फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर है, कि जो भी आपका डायग्राम बनता है उसका सेंट्रॉइड है। जैसे सपोज दैट कि आपका अगर मान लिया रेक्टेंगुलर चैनल है, तो जेड बार को मैं लिख देता हूँ, दैट इज़ यहीं पे मेंशन कर देता हूँ, सपोज दैट कि आपका मान लिया चैनल रेक्टेंगुलर है, अगर मान लिया रेक्टेंगुलर है, ठीक है, दिस इज द रेक्टेंगुलर, दिस इज द रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर है, और इसका जेड बार अगर आपको लेना है तो कहाँ से लोगे, फ्री सरफेस से लोगे, दिस इज y/2, ठीक है। अगर आपका रेक्टेंगुलर है तो, अगर मान लिया ट्रायंगुलर है तो अब क्या लिखोगे, दिस इज ट्रायंगुलर के केस में, ये तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रेक्टेंगुलर के केस में, ठीक है, रेक्टेंगुलर के केस में ही लिख पाओगे। दूसरा बात है ट्रायंगुलर, देखते हैं ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर में अगर सपोज दैट ये ट्रायंगल है, सपोज दैट कि दिस इज द ट्रायंगल,
ये फ्री सरफेस ऑफ वाटर है, तो ऊपर से ये लाई करता है जेड बार। अगर मान लिया डेप्थ आपकी वाई है टोटल, ये डेप्थ अगर आपकी वाई, ध्यान रखिएगा हमेशा कहाँ से लेना है, फ्री सरफेस से। तो इसमें जेड बार की वैल्यू जो हो जाएगी वो वाई बाई क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, वाई डिवाइड बाई 3, ठीक है, वाई डिवाइड बाई 3। क्योंकि ये क्या है ना, ट्रायंगल है, और ट्रायंगल ये बेस जैसा है, ये इसका बेस जैसा है, तो वहाँ से 1/3 होता है, यहाँ से 2/3 होता है। तो इस चीज़ को एग्जाम में ध्यान रखना है कि फ्री सरफेस से लेते हैं। अब इसके डिफाइन भी कर देते हैं, जेड बार इज इक्वल टू, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम CG ऑफ एरिया, CG ऑफ एरिया टू टॉप सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। जो भी CG ऑफ एरिया होगा बॉडी का, उससे लेकर के उसके टॉप सरफेस तक की जो डिस्टेंस होगी, क्योंकि इसका न्यूट्रल एक्सेस यहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे आपका इसका CG हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे इसका CG हो जाता है, यहाँ पे CG। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि डिस्टेंस फ्रॉम द CG ऑफ एरिया टू टॉप सरफेस ऑफ द वाटर लेवल, क्लियर। चलो, जैसे सपोज दैट, इसको अगर मैं बनाऊँ थोड़ा 3D डायग्राम में, तो इस तरीके से आपको दिखा सकता हूँ। सपोज दैट कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। चल, कुछ इस तरीके से कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है फिगर अच्छा बन जाए, ठीक है। चल, इस तरीके से इसका फिगर आपको निकल के आता है। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये वाटर का फ्री सरफेस लेवल है, वाटर का फ्री सरफेस लेवल, ठीक है। थोड़ा डायग्राम और इसको, ठीक है। चलो, ये दोनों साइड लगभग एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, तो ये इसको ज्वाइन करा दीजिए, ठीक। ये है इसके सरफेस पे, ठीक। ये रो इंटू जी इंटू वाई लिख रहा हूँ प्रेशर, या गामा इंटू वाई लिख सकते हो, ठीक है। ये इसके बेस के ऊपर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूँ। ये है 3D डायग्राम प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको बिथ मानना हो, दिस इज कॉल्ड बिथ, सॉरी, दिस इज द बिथ, दिस इज द बिथ, ठीक, ओके। और ये फ्री वाटर सरफेस है, ये फ्री वाटर सरफेस है, वहाँ से जो सेंट्रॉइड आपका लाई करेगा, दिस इज जेड बार, कुछ इस तरीके से, दिस इज जेड बार। ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड जेड बार। ये इसका प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ इस तरीके से। ये इसका 3D फॉर्म में डायग्राम आपका निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, अगर हम इसको 2D में दिखाते हैं तो सिर्फ ये वाला पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा था, लेकिन बेस का जो बिथ है ये भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। आपको जब भी आपको टोटल फोर्स निकालना होगा, तो आप एरिया, जो भी इसका प्रेशर फोर्स काम कर रहा है और जो भी इसकी बिथ होगी, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल फोर्स निकल जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको जो भी सरफेस में यहाँ पे सेंट्रॉइड लेना है, जो भी आपका एरिया बनेगा, उस ट्रायंगुलर सेक्शन है तो ट्रायंगल के न्यूट्रल एक्सेस से उसके टॉप सरफेस तक की जो डिस्टेंस होगी, दिस इज कॉल्ड जेड बार। ये बातें अगर आप ध्यान रख लोगे तो प्रॉब्लम आसान, क्योंकि इसका बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन है। जब हम लोग हाइड्रोलिक जंप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे इसका बहुत ज़बरदस्त यूज है। तो इस इक्वेशन को फर्दर हम लोग यूटिलाइज करेंगे, और वहाँ पे मैं बार बार डेराइव नहीं करूँगा, मैं बोल दूंगा कि भाई यहाँ पे मैंने डेराइव कर रखा है, और एक बार आप उसको रिकॉल कर लोगे तो आपको रिमेंबर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी टफ नहीं है, अगर आप सिर्फ इतना भी याद रखते हो, क्या P + M डिवाइड बाई गामा, तो ये भी सही चल जाएगा। या आप ना याद कर सको तो ये वाली इक्वेशन याद कर लो, ये A इंटू जेड बार इंटू क्यू स्क्वायर अपान A इंटू जी, AG से, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो पहले आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप प्रूव करना है जिस पे IES में क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। चल, इसका थोड़ा सा एरो इस तरीके से बना दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा इंक्लाइंड मैंने बना दिया, इस तरीके से बना, ठीक।
यहाँ पे भी इंटेंसिटी वही रहने वाली है, रो इंटू जी इंटू वाई। ठीक, तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग ये देखेंगे, इसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं कि एक गेट है, स्लुइस गेट हो सकता है, उस पर कितना फोर्स लगता है वाटर का, उसके बारे में एनालिसिस हमको करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके बारे में हमको अब पढ़ना है कि कितना फोर्स आपका अप्लाई होता है गेट के ऊपर। ठीक है, इन रेक्टेंगुलर चैनल, इस पर भी आईएएस ने 2 बार क्वेश्चन बना रखे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। मेंस में भी आया हुआ है और प्री में भी आया हुआ है। तो स्लुइस गेट पे कितना फोर्स लगेगा इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल, उसके बारे में हमको डेराइव करना है। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम इक्वेशन से रिलेटेड है, इसलिए तुरंत अभी प्रूफ करेंगे तो बेटर समझ में आएगा, बाद में प्रूफ करेंगे तो नहीं समझ पाओगे उतना अच्छे से, इसलिए उसी इक्वेशन के साथ ही अगर मैं प्रूफ कर देता हूँ तो बेटर रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं फोर्स एस्टिमेटेड। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा निकल के आता है वो ये निकल के आता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कितना फोर्स अप्लाई होगा गेट के ऊपर, उसके बारे में बात करते हैं। बिकॉज यहाँ पे आईएएस मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, गेट के पेपर में भी पूछा गया है, और आईएएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो इसी पे बात करते हैं। एस्टिमेट फोर्स अप्लाइड, एस्टिमेट फोर्स applied, force applied on sluice gate, on sluice gate for a rectangular channel। ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर जो पूछता है for a rectangular channel, किसकी बात कर रहे हैं? रेक्टेंगुलर चैनल। चल ठीक है, सपोज दैट आपका जो चैनल है ये है आपका बेड लेवल, किसका? चैनल का। रिवर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, डैम के पीछे की बात भी हो सकती है। ठीक है, चलो और सेक्शन को कंसीडर कर लेते हैं हम लोग हैं यहाँ पे। कंट्रोल वॉल्यूम भी आपको कंसीडर, गेट लगा देते हैं। सपोज दैट कि आपका जो गेट है वो कुछ इस तरीके से है, दिस इज़ द गेट, दिस इज़ द गेट है। ठीक है, इस गेट के ऊपर आपको फोर्स निकालना है। क्लियर? चलो बात कर लेते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम हम ले लेते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम, और ये यहाँ पे पानी का लेवल कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे पानी का लेवल ये है। ठीक, चल यहाँ पे डेप्थ जो है पानी का लेवल का जो है y2 है। ठीक है, यहाँ पे जो पानी का लेवल है
यहाँ पे जो पानी का लेवल गेट के पास में है, ये वाटर लेवल यहाँ पे है, ठीक है। कुछ मान लेते हैं डैम है, डैम के पीछे का पानी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जो डेप्थ है ना वो y1 है। क्या है? y1 है। क्लियर? अच्छा अब मेरे को यहाँ पे कंट्रोल वैल्यूम कंसीडर कर लेते हैं। कंट्रोल वैल्यूम मतलब इसी वैल्यूम के अंदर ही आपको एनालिसिस करना है, उससे बाहर नहीं करना। तो कंट्रोल वैल्यूम जो है ये निकल के आ जाएगा, दिस इज द कंट्रोल वैल्यूम, ठीक है। दिस इज कंट्रोल वैल्यूम। ये एनालिसिस आपको यहाँ पे करना है। ये फ्री वाटर सरफेस है, यहाँ पे फ्री वाटर सरफेस, यहाँ पे आपका निकल के आ गया, ठीक है। ये आपकी डेप्थ है y1, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो हम लिख ही सकते हैं। फ्रिक्शन वगैरह कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है निगलेक्ट कर दिया पहले ही आपके केस में। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? रो जी इंटू y1 या गामा इंटू y1 लिख सकते थे, जो मर्जी आपकी, ठीक है। तो आप ये रिजल्टेंट फोर्स P काम करेगा, ये इसको P1 नाम दे दो। सिमिलरली आप यहाँ पे भी लिख सकते हो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दैट इज दिस इज रो जी y2। नेट प्रेशर आपका काम करेगा, दिस इज P2, ठीक है। अच्छा अब गेट के ऊपर फोर्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा क्या है इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एस्टिमेट फोर्स अप्लाइड ऑन स्लुइस गेट फॉर अ रेक्टेंगुलर चैनल। देखो पानी क्या करेगा ना, ये अगर वाटर इधर की तरफ फ्लो करेगा तो पानी इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा। ये मान लेते हैं इसकी वैल्यू जो है F' मान लेते हैं। लेकिन गेट क्या करेगा पता है कि जब पानी जो है ना, पानी प्रेस करने की कोशिश करेगा कि इसको गेट को धक्का देगा, लेकिन गेट नहीं चाहेगा कि हम खुल जाएं। गेट इसके इक्वल एंड अपोजिट एक रिएक्शन लगा देगा जिसकी वैल्यू F होगी, जो कि बराबर होगा F' के बराबर। अगर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो जितना फोर्स पानी एक्सर्ट करेगा किसके ऊपर? गेट के ऊपर, गेट उतना ही फोर्स किसके ऊपर लगाएगा? पानी के ऊपर। दिस इज एनालिसिस ऑफ सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये पार्ट है। इक्वल एंड अपोजिट न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक। तो वही चीज़ निकल के आ गई, दिस इज F'। क्लियर? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। ये सब पानी है आपका वाटर लेवल यहाँ पे, इसके बारे में एनालिसिस करना। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इक्वेशन को डेराइव करने के लिए वही सारे फोर्सेस जो आपने पहले पढ़ रखे हैं क्या लगाओगे? एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। एक्सटर्नल फोर्स P1, P2, F' और बाकी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी कुछ और होगी, यहाँ की वेलोसिटी कुछ और होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने गेट को अगर मान लिया क्लोज किया तो पानी बहुत तेज़ी से निकलेगा। अगर गेट को ओपन किया तो पानी उतना, जैसे हम लोग करते क्या, जब पानी को निकलने का रास्ता कम कर देते हैं तो पानी बहुत तेज़ी से भागता है। तो पानी बहुत तेज़ी से भागेगा मतलब वेलोसिटी बदल गई। इसका मतलब ये हुआ डिस्चार्ज तो कांस्टेंट है, बट यहाँ पे वेलोसिटी क्या है वो बदलेगी। यहाँ पे वेलोसिटी हो सकता है कि 5 मीटर पर सेकेंड हो, यहाँ हो सकता है 10 मीटर पर सेकेंड हो, क्योंकि यहाँ पे पानी के निकलने का रास्ता क्या हो गया? कम हो गया। तो इसलिए स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगी। क्लियर? अप्लाई करते हैं इक्वेशन। अप्लाई लीनियर मोमेंटम इक्वेशन, लीनियर मोमेंटम इक्वेशन। लीनियर मोमेंटम इक्वेशन अगर बात करें तो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू mv/t लिखते हैं हम लोग, ठीक। या दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें P1 माइनस P2 माइनस F' की वैल्यू दिया है क्या? नहीं, या F मुझे निकालना है, इक्वल टू F। अगले फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? अलग अलग है। यहाँ पे वेलोसिटी अलग है, मतलब इस सेक्शन पे जो वेलोसिटी है, सपोज दैट यहाँ पे वेलोसिटी V1 है और यहाँ पे वेलोसिटी सपोज दैट V2 है। दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है। तो अगर मेरे को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपके एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। कौन कौन सा? क्योंकि दिखाई पड़ रहे हैं बाहर से, दिस इज द P1 और ये आपका निकल के आता है P2, ठीक है। ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं और गेट के ऊपर जो फोर्स निकल के आ रहा है ये भी एक एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा।
क्योंकि ये एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के माध्यम से ये एक बाहर एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। तो उसी चीज़ को मैंने लिखा। अगर आप राइट साइड के फोर्सेस को आप अगर पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो तो फिर लेफ्ट साइड वाले फोर्सेस को जो आपके लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहे हैं वो आपको निगेटिव कंसीडर करने पड़ेंगे। दोनों का डायरेक्शन सेम तो हो नहीं सकता। तो P1 माइनस P2 इजकल माइनस F इजकल टू क्या लिख सकते हो, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। वो आपने क्या पढ़ रखा है, M2 माइनस M1। ठीक है, M2 माइनस M1 क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि आपके क्रॉस सेक्शन 2 पे पानी के निकलने का रास्ता आपका क्या हो गया, कम। जब पानी के निकलने का रास्ता कम होता है तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ पे M2 क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू M1। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगर मेरा चैनल रेक्टेंगुलर है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बात जो मेंशन की गई है वो रेक्टेंगुलर चैनल की है। तो सबसे पहले काम करते हैं, प्रेशर फोर्स को लिखते हैं। तो दिस इज द 1/2। कैसे लिखोगे, ये तो आपको पता है, इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल लीजिए और आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द 1/2 गामा, या रोजी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोजी की जगह पे मैंने इसको जो है गामा इंटू y1 भी तो लिखा जा सकता है। इस बार बार रोजी लिखोगे टाइम वेस्टिंग है, गामा लिख लो, गामा इंटू y1। ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी प्रेशर की 0 है तो एवरेज वैल्यू लेनी पड़ती है। इंटू अगर बात करें तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा। तो ये टोटल फोर्स हो गया। अगर इस प्रेशर इंटेंसिटी को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को P1 मिल जाएगा। सिमिलरली P2 की बात करें, 1/2 गामा इंटू y2 इंटू A2, मेरे को F निकालना है, इक्वल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो मैं लिख सकता हूं, आपको पढ़ाया गया था, याद करो, mv/t तो पढ़ाया था आपको, मास को रो इंटू वॉल्यूम इंटू वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, या इसको रो इंटू क्यू इंटू वेलोसिटी लिखा गया था। ध्यान दीजिएगा, रो यहाँ पे वाटर की डेंसिटी है जो कि चेंज नहीं होने वाली है, जितना वाटर यहाँ पे होगा वही वाटर तो वहाँ जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे डिस्चार्ज कांस्टेंट है, डिस्चार्ज फिक्स है, बट वेलोसिटी फिक्स नहीं है, वेलोसिटी बदलने वाली है। क्यों, क्योंकि आपका निकलने का रास्ता क्या है, कम ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, M2 की जगह पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रो क्यू तो कांस्टेंट ले सकते हो, रो इंटू क्यू इंटू V2, ये हो जाएगा मोमेंटम कहाँ पे, सेक्शन 2 पे मोमेंटम, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। और M1 पे हो जाएगा, ये निकल के आएगा रो क्यू इंटू V1। ठीक, एक काम करते हैं, कुछ कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, रो इंटू क्यू कॉमन ले लिया तो निकल के आ गया V2 माइनस, ये वेलोसिटी है, ध्यान दीजिएगा वॉल्यूम नहीं है, V2 माइनस V1। ठीक है, चल एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे सपोज दैट कि अगर मैं यहाँ पे डिस्चार्ज मानता हूँ स्मॉल q इक्वल टू दैट इज कैपिटल Q डिवाइड बाई B। स्मॉल q इज नथिंग बट डिस्चार्ज पर यूनिट विथ, दिस इज डिस्चार्ज पर यूनिट विथ। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, बहुत यूज होगी, डिस्चार्ज पर यूनिट विथ। चल एक काम करते हैं, तो Q को क्या लिखा जा सकता है, डिस्चार्ज की जगह पे एरिया इंटू क्या लिखोगे, वेलोसिटी डिवाइड बाय B। अगर रेक्टेंगल चैनल है तो B इंटू क्या लिखोगे, Y लिखोगे। ठीक है, इंटू वेलोसिटी लिखोगे डिवाइड बाय दिस। ध्यान दीजिएगा, ये रेक्टेंगुलर का केस है तभी हम लिख पा रहे हैं क्या, एरिया B इंटू वाई। ट्रैंगुलर होगा तो नहीं लिख पाओगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्मॉल q की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी वेलोसिटी डेप्थ इंटू वाई। तो इसको ध्यान रखना है, इसका भी बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन है, उसको हम लोग लिखेंगे। चलो आगे बात करते हैं, तो q निकल के आगे चलो आगे बात करते हैं हम लोग हैं यहाँ पे। चलो नेक्स्ट पॉइंट आप डिस्कशन करते हैं यहीं पे रिलेटेड इससे फोर्स से। अब हम लोग मान लेते हैं कंसीडर द यूनिट विथ ऑफ द चैनल। जो आपका चैनल है, इसको एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो चैनल की विथ है ना उसको यूनिटी मान लेंगे, इससे हमारा एनालिसिस आसान हो जाएगा। तो कंसीडर यूनिट विथ ऑफ चैनल, यूनिट विथ ऑफ चैनल। अगर यूनिट मान लेते हैं तो उससे हिसाब से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं यूनिट विथ से, तो आप क्या देख पाओगे, जहाँ पे b होगा वहाँ पे 1 मान लेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं दूसरे फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एरिया की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, A1 की जगह पे क्या लिखोगे पता है, b इंटू चैनल की विड्थ तो बदलेगी नहीं, डेप्थ बदलती रहती है,
A2 की जगह पे आप क्या लिखोगे, B इंटू Y2। बट आपको क्या बोला गया, यूनिट विथ कंसिडर करना है, तो यूनिट विथ के लिए B की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पे भी B की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पे भी B की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्लियर। चल तो एक काम करते हैं, प्रूफ कर देते हैं। तो 1/2 गामा इंटू Y1 इंटू B इंटू Y1 माइनस 1/2 गामा Y2 B इंटू Y2, ठीक है, क्लियर, B इंटू Y2 माइनस F इजकल टू एक काम कर सकते हो, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को बदल सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे इस डिस्चार्ज की जगह पे भी आप क्या लिख सकते हो, एक काम करते हैं, इसको ऐसे अभी रखते हैं, फिर बदलते हैं अगली इक्वेशन में, रो क्यू V2 माइनस V1, ठीक है। पर यूनिट विथ की बात करोगे तो एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये निकल के आ जाएगा, दैट इज़ इसको B से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, ठीक है। पर यूनिट विथ की बात कर रहे हैं, तो दिस इज़ 1/2 गामा Y1 इंटू Y1 स्क्वायर माइनस 1/2 गामा इंटू Y2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी BD से डिवाइड, F डिवाइड बाई यूनिट विथ ऑफ चैनल, यूनिट विथ, पर यूनिट विथ, ठीक है। जो फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं पर यूनिट विथ निकाल रहे हैं, मतलब 1 मीटर विथ के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। इजकल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, रो इंटू क्यू डिवाइड बाई, दैट इज़ यहाँ B आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट V2 की जगह पे क्या लिख सकते हो, यहाँ से आ जाओ, आपके पास एक डिस्चार्ज आपने लिखा था, कहाँ पे, यहाँ पे लिखा था, ये लिखा है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, अगर मेरे को V1 लिखना है तो हम लिख सकते हैं Q अपान Y1 लिख सकते हैं, और मेरे को V2 लिखना है तो Q अपान क्या लिख सकते हैं, Y2 लिख सकते हैं, ठीक है। चल आ जाते हैं, प्रूफ करते हैं। तो V2 की जगह पे Q अपान Y2 लिखो आप, माइनस Q अपान Y1 लिखो। लास्ट में इसका रिलेशनशिप भी याद कर लेंगे ना, तो भी हमारा काम चल जाएगा, बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे, ठीक है। उसका तरीका भी बता देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉमन ले सकते हैं, गामा बाई टू कॉमन हो गया, और ये आ जाएगा Y1 स्क्वायर माइनस Y2 स्क्वायर माइनस F पर यूनिट विथ इजकल टू, क्या लिखा जा सकता है, देखो यहाँ पे, ये जो कैपिटल Q अपान कैपिटल B है ना, वो किसके बराबर होगा, यहाँ से देखो स्मॉल q के बराबर, और एक स्मॉल q कॉमन भी ले सकते हो। तो दिस इज राइट डाउन रो इंटू q, एक q कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 अपान Y2 माइनस 1 अपान Y1। ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। चल तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको कुछ चेंज करते हैं, तो गामा बाई टू Y1 स्क्वायर माइनस Y2 स्क्वायर, ठीक है। चल माइनस F यूनिट विथ इजकल टू रो Q स्क्वायर Y1 माइनस Y2 डिवाइड बाई Y1 Y2, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक। एलसीएम ले लिया मैंने, वहाँ पे Y1 ऊपर जाएगा माइनस Y2 हो जाएगा, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो इसको लिखा जा सकता है F यूनिट विथ, पर यूनिट विथ अगर बात करें तो इसको इधर ले आया, गामा बाई टू Y1 स्क्वायर माइनस Y2 स्क्वायर माइनस रो Q स्क्वायर Y1 माइनस Y2 डिवाइड बाई Y1 Y2, ये इक्वेशन आ गई। लेकिन अभी कुछ इसमें रिप्लेस करना ज़रूरी है, ठीक है। रिप्लेस करने का मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे जो आपका डिस्चार्ज का टर्म आएगा उसको हम लोग नेगलेक्ट यहाँ पे या चेंज करेंगे। कंसीडर यहाँ पे ये तो एक इक्वेशन हो गई, इसको ध्यान रखना है आपको, एकदम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे एक्सप्रेशंस जो है ना या तो मेंस में आते हैं, और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो आखिरी फाइनल डिसीजन है इसका निकल के आएगा उसको मैं प्रूफ करा दूंगा या उसका याद करने का एक तरीका बता दूंगा, ठीक है। चल अब बात करते हैं, यहाँ पे एनर्जी इक्वेशन आपको पता होता है। एनर्जी इक्वेशन की अगर बात करें, कंसीडर हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस, कंसीडर
हॉरिजॉन्टल, ध्यान रखिएगा यहाँ पे मानना पड़ा एजम्पशंस है आपकी, कंसीडर हॉरिजॉन्टल एंड फ्रिक्शनलेस फ्रिक्शनलेस। अगर हॉरिजॉन्टल चैनल मान के चलोगे तो आपका जो है यहाँ पे जो थीटा आप मानते थे वो 0 मानना पड़ेगा, तो तभी आप डेराइव कर सकते हो, नहीं तो आपका W sin थीटा का भी कंपोनेंट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो कंसीडर द हॉरिजॉन्टल एंड फ्रिक्शनलेस चैनल, ठीक है। और रेक्टेंगुलर भी आपको मानना, ध्यान दीजिएगा रेक्टेंगुलर भी है, तो रेक्टेंगुलर अगर आप चैनल को हॉरिजॉन्टल मानोगे ना तो Z1 और Z2 की वैल्यू बराबर आ जाएगी, तो दिस इज द Z1 बराबर क्या निकल के आएगा, Z2 के बराबर आ जाएगा। और आप टोटल एनर्जी, बर्नौली इक्वेशन आपको पता रहता है, वो यहाँ पे अप्लीकेबल है, तो दैट इज टोटल एनर्जी। अगर आप लिखोगे टोटल एनर्जी, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप चैनल को फ्रिक्शनलेस मान रहे हो तो फ्रिक्शनलेस के केस में आप जानते हो कि आपके जो फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं वो 0 हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने वो बात को भी एजम्पशंस के फॉर्म में लिख दिया है कि चैनल क्या है, फ्रिक्शनलेस है, तो आपका फ्रिक्शनलेस की वजह से आप टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो फ्रिक्शनल लॉसेस हैं जिनकी बात कर रहा हूँ HF, वो क्या हो जाएंगे 0, वो आप नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्यों, फ्रिक्शनलेस माना है। चलो अब इस एनर्जी को हम लिखें, अगर डेटम हेड दोनों बराबर हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, Z1 बराबर क्या है, Z2 है, तो हम लिख सकते हैं क्या, दैट इज Y1 प्लस V1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G इजकल टू Y2, ठीक है, Y2 प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी को कन्वर्ट कर लेते हैं डिस्चार्ज के फॉर्म में। पहले आप इतना नोट डाउन करें क्योंकि आगे अभी स्पेस नहीं है, स्पेस के बाद ही हम नोट कर सकते हैं। तो पहले ये इंपॉर्टेंट है, IES के मेंस में इस पे 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, सिविल सर्विसेज में आ चुका है, गेट में भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, और IES के ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन इसने पूछ रखा है। आपको ध्यान रखना है कि IES में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसको याद करने का तरीका मैं बता दूंगा, इतना बड़ा रिलेशनशिप आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ इस तरीके से हम लोग याद करेंगे कि बहुत आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। तो पहले आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बात करते हैं। ध्यान रखिएगा ये लाइन एकदम हॉरिजॉन्टल है, बनाते समय हो सकता है आपको ऐसा दिख रहा हो, बट ये एकदम से हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही, ध्यान रखिएगा। चलो आगे प्रूफ करते हैं ये। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से डिस्चार्ज का टर्म निकल के आएगा और यहाँ पे जो Q स्क्वायर बाई G का जो टर्म निकल के जो भी आ रहा है उसको आपको रिप्लेस करना है और कुछ नहीं करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले इसको रफ कर रहा हूँ, यहाँ तक तो आपने नोट कर लिया होगा। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, अब जो काम की चीज़ है उसको देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपका हॉरिजॉन्टल चैनल है, इसलिए Z1 बराबर Z2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसा नहीं है, Z1 का टर्म था यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ नहीं तो बाद में कंफ्यूज मत होइएगा, प्लस Z2, बट आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल लेस है यहाँ पे, सॉरी हॉरिजॉन्टल है, तो आप यहाँ ध्यान रख सकते हो कि Z1 बराबर Z2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो क्या लिखा जा सकता है, इक्वेशन Y1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इजकल टू Y2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G। एक काम करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं, Y1 इस माइनस Y2 इजकल टू, एक काम करो 1/2G कामन ले लो, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, क्लियर। चल उसके बाद में एक काम और कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, दैट इज़ आपको पता है ना, अभी आपने कुछ इक्वेशंस का यूज़ किया है, Q इजकल टू वेलोसिटी V1 दैट इज़ इनटू Y1, ये लिखा था, रिप्लेस करेंगे अभी Q इजकल टू Y2।
रिप्लेस कर सकते हैं किसको, v2 v1 को। तो एक काम करते हैं y1 माइनस y2 1/2g, v2 की जगह पे क्या लिख सकते हो, q स्क्वायर अपान y2 स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपान y1 स्क्वायर। ठीक है, तो y1 माइनस y2 इक्वल टू 1/2g। एक काम करो q स्क्वायर कॉमन ले लो और ऊपर बचेगा y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर डिवाइड बाई y1 y2 स्क्वायर में आएंगे। ठीक, चल एक काम कर सकते हैं, ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी ओपन हो जाएगा। अभी आपको ऐसा रिलेशनशिप बता दूंगा ना कि आप भूलोगे नहीं। दिस इज़ q स्क्वायर, ये y1 माइनस y2 a प्लस बी ए माइनस बी, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है। ठीक है, इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो मेरे को रिप्लेस किसको करना है उसको देखना है। मेरे को जो रिप्लेस करना है वो q स्क्वायर बाई समथिंग करके, यही पूछा ना इसने, एक मिनट 2q स्क्वायर बाई जी, ये तो आपका रिलेशनशिप निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे जो रिलेशनशिप मैंने लिखा था ये टर्म आपका यही आ रहा था गामा बाई 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमको रिप्लेस करना है, तो एक काम करते हैं, मेरे को चाहिए q स्क्वायर बाई समथिंग की वैल्यू। तो एक काम करते हैं, ये तो प्रोडक्ट में है तो ये ऊपर जाएगा, दिस इज़ q स्क्वायर बाई जी, q स्क्वायर बाई जी। ठीक है, इजकल टू 2 टाइम y1 स्क्वायर इंटू y2 स्क्वायर। ये भी रिलेशनशिप प्रूफ कराया IES में, y1 प्लस y2। ये भी ध्यान रखने वाली बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ भी है नहीं, दोनों एनर्जी को बराबर कर दो, E1 बराबर E2 कर दो, ख़त्म कहानी। तो ये रिलेशनशिप हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं। चलो आ जाओ, यहाँ पे q स्क्वायर की जगह पे हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, दैट इज़ q स्क्वायर। एक काम करते हैं, f यूनिट विथ पे हमको निकालना है, गामा डिवाइड बाई 2 y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर। ठीक है, y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस रो रहने दो, y1 बाई 2 रहने दो, सिर्फ आपको जो पुट करना है वो इसकी पुट करना है q स्क्वायर, जी इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम इंटू जी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे जी से। ठीक है, और ये आ जाएगा y1 स्क्वायर इंटू y2 स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई y1 प्लस y2, यही आएगा। ठीक है, चेक कर लो एक बार इक्वेशन को, q स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहे हैं कहाँ पे, इस वाली इक्वेशन में। तो रो तो था, q स्क्वायर की जगह पे हमने पुट कर दिया, दिस इज 2g y1 स्क्वायर, y1 y2 पहले से। एक काम करो, देखो इस y1 y2 से एक तो कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल, तो दिस इज गामा। यहाँ पे रो जी इनको हम लिख सकते हैं गामा बाई 2 y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या, रो इंटू जी की जगह पे रो इंटू जी लिख दो, इसकी जगह पे गामा हम लोग लिख लेंगे इंटू 2 y1 y2 डिवाइड बाई y1 प्लस y2। ठीक, चल एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 तो आपका आ ही गया, चलो छोड़ो इसको, रो जी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, गामा। तो गामा अगर आप हम लिखेंगे तो गामा बाई यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, गामा कॉमन ले लो तो एक काम कर सकते हैं, दैट इज़ गामा बाई, एक काम करो गामा ही कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 2 y1 y2 डिवाइड बाई y1 प्लस y2, ये निकल के आ जाएगा। क्लियर, चल कुछ थोड़ा सा इसका एलसीएम वगैरह लो, गामा y1। ठीक है, दिस इज y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर y1 प्लस y2। ठीक है, माइनस 2 टाइम की जगह पे 2 y1 y2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 लिखा जा सकता है। चलो गामा कॉमन, जो भी मल्टीप्लाई कर सकते हो करो, गामा, इसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा एक काम करते हैं, इसको a प्लस बी ए माइनस बी खोल लेते हैं, y1 माइनस y2 y1 प्लस y2
ब्रैकेट में और y1 प्लस y2 लिख सकते हो, ठीक है, सॉरी a प्लस बी a माइनस बी, क्लियर। चल -4y1 y2 डिवाइड बाई 2। बहुत बड़ा रिलेशनशिप हो गया, बट इसको याद करा दूंगा इस तरीके से कि आप रिमेंबर कर जाओगे। एक काम करो, y1 प्लस y2 यहाँ पे अगर कुछ निकल के आया है तो यहाँ पे कुछ कॉमन हो सकता है क्या? एक मिनट, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई ही कर देता तो क्या रिलेशनशिप आपका निकल के आ जाता? एक काम करते हैं, कहीं पे देख लेना एक बार मिसप्रिंट ना हुआ हो। मेरे को लग रहा है कहीं पे गलती से जो है यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा वो हुई है। एक मिनट चेक करता हूँ। y1 माइनस y2, इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसको ओपन अगर मैं करूँ या मल्टीप्लाई करूँ, कहीं पे गामा स्क्वायर, ये भी सही है, यहाँ पे गामा स्क्वायर माइनस समथिंग करके आया था, वह गामा बाई 2 कॉमन ले लिया, ओके। यहाँ पे y1 माइनस y2 था, सही है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे आकर के इसको प्रूफ किया, सही है। ये इक्वेशन निकल के आई q स्क्वायर बाई जी 2y1 स्क्वायर अपन y1 प्लस y2, सही है। f यूनिट वेट निकल के आया, मैंने इसको जो है ये आपका इक्वेशन निकल के आया जाएगा y1 माइनस y स्क्वायर, ओके, सही है। रो इंटू जी भी सही है, 2 टाइम भी सही, y1 y2 से कैंसिल आउट होके ये बच गया y1 प्लस y2, क्लियर है। चल सही है। तो यहाँ से प्रूफ करके के बाद में जो रिलेशनशिप निकल के आता है वो निकल के आता है गामा f पर यूनिट विथ। इसको मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये निकल के आता है a माइनस बी का होल क्यूब। तो f पर यूनिट विथ निकल के जब आता है, दैट इज़ ये निकल के आता है गामा बाई 2। देखो गामा बाई 2 तो चल ही रहा है, गामा बाई 2 y1 प्लस y2 भी आ जाएगा, और ऊपर आएगा गामा 1 माइनस y1 माइनस y2 का होल क्यूब डिवाइड बाई दैट इज़ y1 प्लस y2 निकल के आएगा, ठीक है। ये एक फाइनल रिजल्ट है जो आपको रिमेंबर करके रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है। 4 ऑप्शन बना देगा और पूछ लेगा कौन सा इसमें से एक्सप्रेशन सही है, ट्रू है या नहीं है। अब याद करने का तरीका देखो, ठीक है। दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट, और आपको इसको रिमेंबर करना है। रिमेंबर मैं लिख ही दे रहा हूँ, याद करना है, याद करना है। इतना तो कर ही सकते हो, इतना बड़ा डेरिवेशन से अच्छा है तो ये तो याद ही कर सकते हो। फोर्स की यूनिट आप निकाल सकते हो, चेक कर लो। ये मीटर क्यूब है, ये मीटर है, मीटर क्यूब अपन मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। ये क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। अब आप देख सकते हो किलो न्यूटन इंटू मीटर क्यूब इंटू मीटर स्क्वायर, कैंसिल, यूनिट आ गई किलो न्यूटन पर मीटर। तो एक तो फार्मूला ऐसे पहचान सकते हो कि किलो न्यूटन पर यूनिट किसी भी 4 फार्मूले बना के दे देगा, और आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर। तो आप क्या लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, ये मीटर क्यूब अपान क्या है, मीटर है। तो अगर मान ले कल को मीटर यहाँ पे स्क्वायर कर देता, तब आप यूनिट से पहचान लेते कि ये पर यूनिट विथ नहीं है, तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर 4 फार्मूले बना के देगा, ये मीटर क्यूब की जगह पे मीटर स्क्वायर कर देगा। यहाँ पे y1 प्लस y2 की जगह पे कुछ और बदल के दे देगा, तो उसको पहचान के आपको रखना है, ठीक है। चल, इफ़ गेट इज़ क्लोज, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। इफ़ गेट एग्ज़ाम नहीं है भैया, गेट वो वाला गेट है। इफ़ गेट इज़ क्लोज्ड, अगर आपका गेट क्लोज कर दिया गया तब क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर गेट क्लोज है ना तो y2 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो गेट था ना, आपने जो देख रखा था, ऐसे करके बनाया था ना, अगर उसको नीचे लेके चले आएंगे, अगर क्लोज कर देंगे ना, तो यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्योंकि भैया आपको पता है कि पानी का लेवल ये था, और यहाँ पे आपका y1 निकल के आया था, यहाँ पे आपने y2 लिख रखा था ऐसे करके। अगर आपको गेट क्लोज हो जाएगा, तो गेट अगर क्लोज करोगे तो यहाँ का इधर पानी नहीं जाएगा, अगर पानी नहीं जाएगा तो इधर डाउन स्ट्रीम साइड में, ये अप स्ट्रीम साइड है, इधर का पानी का लेवल ही नहीं बचेगा। जब लेवल ही नहीं बचेगा तो y2 क्या हो जाएगा, 0। अगर y2 0 हो जाएगा तो पुट करके देखो ज़रा, तो f यूनिट पर यूनिट विथ इजकल टू y2 अगर 0 पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो गामा बाई 2 दिस इज़ y1 क्यूब, y1 माइनस 0 का क्यूब डिवाइड बाई y1 प्लस y2 की वैल्यू 0। तो ये एक्सप्रेशन निकल के आएगा गामा बाई 2 इंटू y1 क्यूब डिवाइड बाई y1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा गामा बाई 2
गामा/2 y1 स्क्वायर। इससे याद करने का फ़ायदा जानते हो क्या हुआ? जैसे सपोज दैट आपको फार्मूला नहीं भी पता है, बट एक चीज़ तो पता है ना कि अगर मान लिया किसी पार्टिकुलर सेक्शन पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर लगता है तो उसका टोटल फोर्स अगर आपको लिखना होता था तो 1/2 दिस इज गामा इंटू y1 स्क्वायर लिखते हैं पर यूनिट विड्थ के लिए। ध्यान दीजिएगा, पर यूनिट विड्थ की अगर बात करें तो वो होता है 1/2 इंटू गामा इंटू स्क्वायर। आप 4 फार्मूले आपको ऑप्शन में बना के देगा, तो एक काम कर सकते हो कि y2 को 0 पुट करके देख लेना, और जिस रिलेशनशिप में आपको 1/2 इंटू गामा वाई स्क्वायर निकल के आ जाए वो आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कल को 4 फार्मूले में अगर वो ये फार्मूला बना के दे देता, सपोज दैट कि गामा/2 और y1 माइनस y2 का होल क्यूब डिवाइड बाई y1 इंटू y2 कर देता, क्या ये एक्सप्रेशन सही हो पाता? नहीं हो सकता, बिकॉज अगर हम y2 को 0 कर दें तो ये टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा। दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इस वजह से कभी भी ये प्रोडक्ट में नहीं हो सकता। इसका मतलब 4 ऑप्शन अगर होंगे तब भी हम आंसर को निकाल सकते हैं। इतने बड़े डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, बट मेंस में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी समझना ज़रूरी है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि याद करने का तरीका मैंने बता दिया। 4 ऑप्शन दिए होंगे, प्रोडक्ट में नहीं हो सकता कभी भी। क्यों? क्योंकि ये टर्म अगर y2 कभी 0 करोगे, इसको टर्म को 0 करोगे तो जो फोर्स है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो जो स्लुइस गेट लगाए जाते हैं डैम वगैरह में, उसका एक तरीके का एक केस था। ठीक है, चल। और दूसरी बात यहाँ पर अगर हम कर लें, नीचे का टर्म हमेशा क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। किस में रहेगा? प्लस में। और ऊपर का टर्म किस में रहेगा? y1 माइनस y2 का होल क्यूब। यूनिट से मैच करा लेना। यूनिट मैंने बताई किलो न्यूटन पर मीटर। 4 ऑप्शन दिए होंगे, मैच करा सकते हो। ठीक है, गामा ध्यान रखिएगा, यूनिट वेट तो जरूरी रहेगा, तभी तो फोर्स की यूनिट आएगी किलो न्यूटन। अगर गामा नहीं रहेगा तो फोर्स की यूनिट ही नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमने इसको आपके सामने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, वहाँ पे मोस्ट इकोनॉमिकल और मोस्ट इफिशिएंट चैनल के बारे में बात करेंगे। और एक इसका और डेरिवेशन बचा है, वो अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, उसको भी कवर कर लेंगे। तो उस पर 15 नंबर का क्वेश्चन SSC JEE मेंस में इस बार आया था, जो अगला डेरिवेशन है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।